हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बॉटनी का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। यस, इस चैप्टर में एक कंफ्यूजन बच्चों को रहता है क्योंकि जब से सिलेबस चेंज हुआ है, एनसीईआरटी अपडेट हुई है, तब से इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों। वैसे मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ बट एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है ये न्यू एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है, तो उसमें रूट, स्टेम एंड लीफ तीनों के मॉडिफिकेशंस नहीं दे रखे हैं, बट एनटीए के सिलेबस में ये मॉडिफिकेशंस अभी भी हैं। इसी तरह जो प्लांट फैमिलीज वाला इसका पार्ट है उसमें न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही फैमिली दे रखी है, दैट इज सोलेनेसी फैमिली, जो पोटैटो फैमिली है। बट इस चैप्टर को समझने के लिए, इसके एग्जाम्पल्स को समझने के लिए और एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ एडिशनल फैमिलीज भी आपको पढ़नी होती हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ये जो चैप्टर है वो आप बच्चों ओल्ड एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करके जाएं। नॉट ओनली दिस चैप्टर, बल्कि इस यूनिट के ये जो तीनों चैप्टर हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये तीनों चैप्टर्स मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि आप अभी भी ओल्ड एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करें, क्योंकि तीनों में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। फिर कंफ्यूजन होता है न्यू में से क्या पढ़ें, ओल्ड में से क्या पढ़ें। तो ज़्यादा बेटर है कि अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उससे पढ़ लें, और नहीं है तो मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका, इन तीनों चैप्टर्स का पुराना एनसीईआरटी वाला पीडीएफ अवेलेबल करा रखा है, तो आप वहाँ से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और मैं कहूँगी उसका प्रिंट आउट निकाल कर लगा लें, क्योंकि पीडीएफ ना एग्जाम टाइम पे हमें रिवाइज करना है, कहाँ पढ़ा है कहाँ नहीं पढ़ा है, जनरली बच्चों को याद नहीं रहता। तो बेस्ट है कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें तीनों चैप्टर्स का और स्टेपल करके अपनी एनसीईआरटी में ही रख दें। जब भी चैप्टर प्रिपेयर करें उन्हीं से करें, ठीक है। अगर पढ़ रखा है आपने तो मैंने यहाँ एडिशनल टॉपिक्स लिख भी दिए हैं कि अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी न्यू एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर रखा है, मान लो इन तीनों चैप्टर को, तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़कर जाएंगे। तो एक बार फिर से देख लो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मॉडिफिकेशंस, रूट, स्टेम, लीफ तीनों के आपको पढ़ के जाने हैं। हालांकि इतने फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस उससे नहीं आएंगे, बट आ गया तो आपके लिए तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है मॉडिफिकेशंस। और अगर हम प्लांट फैमिलीज की बात करें बच्चों, तो ये 3 फैमिलीज ना, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, ये तीनों तो ओल्ड एनसीईआरटी में गिवन है। इसमें से सोलेनेसी तो आपकी न्यू एनसीईआरटी में भी है, बट फैबेसी और लिलिएसी पढ़ने के लिए मैं बच्चों को इसलिए कहती हूँ क्योंकि फैबेसी लेग्यूम्स की फैमिली है, और बॉटनी में लेग्यूम्स को समझने के लिए अगर थोड़ा सा उनकी फैमिली के बारे में आपको फीचर्स पता हैं तो आपके बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स आते हैं प्लेसेंटेशन में या किसी एस्टिवेशन में, उनमें पी का एग्जाम्पल जरूर आता है ना, और पी यानी लेग्यूम, बीन्स वगैरह, वो इसी फैमिली के हैं। तो एक साथ सबको पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। एंड ये दोनों तो डाइकॉट की फैमिली है, लिलिएसी मोनोकॉट्स की फैमिली है। तो मोनोकॉट्स जो है आपके, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए एक बार लिलिएसी पढ़ लोगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। एंड ये जो 3 फैमिलीज हैं बच्चों, ये किसी भी एनसीईआरटी में नहीं है, ना ओल्ड एनसीईआरटी में है ना न्यू एनसीईआरटी में, ये सिर्फ एनटीए के सिलेबस में गिवन है। अब किस बेसिस पर एनटीए ने इसको इंक्लूड किया वो तो अभी तक कोई नहीं जानता। 2024 में इसको ऐड किया था, हालांकि पेपर में इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। 2025 में भी सिलेबस में इनको एज इट इज रखा है, बट अब पता नहीं क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। आप जस्ट एक बार ना ऊपर से इन तीनों को पढ़ लेना। कहाँ से पढ़ोगे, तो यूट्यूब चैनल पर मैंने यहीं पर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट इन तीनों के लेक्चर्स अवेलेबल करा रखे हैं, न्यू प्लांट फैमिलीज के नाम से। आप वहाँ से लेक्चर्स देख लो और बिल्कुल शॉर्ट में चाहो तो अपने नोट्स बना लो, ठीक है। तो इस चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लगे हाथ तो इस चैप्टर में भी बता देती हूँ, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एनाटॉमी, वो पूरा आपकी एनसीईआरटी में ठीक है, बस प्लांट टिश्यूज वाला टॉपिक मिस कर दिया है, उसमें से हटा दिया, मतलब डिलीट कर दिया है। तो आपको प्लांट टिश्यूज पढ़ के जाना ही जाना है बच्चों। इस पे लास्ट ईयर भी 2 से 3 क्वेश्चन अकेले प्लांट टिश्यूज से पूछ लिए गए थे, और पूरे चैप्टर का बेस यही टॉपिक बनाता है। तो इसलिए एनटीए ने इसको सिलेबस से डिलीट नहीं किया है। मैं तो कहूँगी होपफुली एनसीईआरटी दोबारा से कभी अपडेट करे तो इस टॉपिक को ना एनसीईआरटी में इंक्लूड कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड सेम कहानी इस चैप्टर की है बच्चों, इसमें भी शुरुआत का जो एनिमल टिश्यू वाला पार्ट है, जो इतना इंपॉर्टेंट बेस बनाता है पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसको भी डिलीट कर दिया गया है, बट एनटीए ने सिलेबस में रखा है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, आपको प्रिपेयर करना है। और फ्रॉग एंड कॉकरोच में भी कंफ्यूजन बना रहता है, तो अभी तक के लिए 2025 तक के सिलेबस के लिए तो आपको दोनों प्रिपेयर करके जाने हैं। फ्रॉग तो न्यू एनसीईआरटी में भी गिवन है, कॉकरोच आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन्स रहते हैं इस यूनिट से, इसलिए मैं बच्चों को सीधा सीधा ये कहती हूँ कि ये जो आपकी पूरी यूनिट है ना, यूनिट 2nd 11th एनसीईआरटी की, उसमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आप तो ओल्ड एनसीईआरटी उठाओ, कहीं से मिलती है तो ठीक, नहीं तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो तीनों चैप्टर्स, मैंने पिंड कर रखे हैं, और उन तीनों चैप्टर्स का प्रिंट आउट निकाल के लगा लो और उन्हीं से अपनी तैयारी कर लो, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपका ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर दिया है।
अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि आपको पता है इस सीरीज में हम लोग PYQs भी कर रहे हैं लास्ट 15 ईयर्स के। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं छोड़ रही हूँ, सभी क्वेश्चन ले रही हूँ, चाहे वो NCERT का हो चाहे आउट ऑफ NCERT हो, ठीक है। और साथ में टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उस टॉपिक का एक वन शॉट भी आपको मिल जाता है, तो आपका थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों का रिवीजन हो जाता है, ठीक है। मैं कहूँगी कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं बच्चों, उनके साथ ज़रूर इन सेशंस को शेयर किया करो, जिससे वो लोग भी कहीं भी अगर थोड़ा बहुत लैक कर रहे हैं अपनी नॉलेज में, तो उनकी वो चीज़ इंप्रूव हो जाए और उनको हेल्प मिले, है ना। हमेशा शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना बांटोगे, जितना शेयर करोगे, उतना बढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि बढ़िया है, इसको पढ़ के ना हमारे तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे, मेरे फ्रेंड के नहीं आएंगे। इस तरह का इंटेंशन मन में रखोगे ना तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमेशा जितना आपको नॉलेज है दूसरों को बताओ, बल्कि उनके साथ शेयर करो। खुद जितना आप देखना अपने फ्रेंड को कोई टॉपिक समझाओगे ना, तो उससे डबल तुम्हें समझ में आ जाएगा पढ़ाते वक्त, ठीक है। यही पढ़ाने की खूबी है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर मॉर्फोलॉजी। देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं रूट, ठीक है। तो रूट से अभी 2020 में लास्ट क्वेश्चन था, यानी बाद में 21, 22, 23, 24 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। बट वही वाली चीज़ कि ऐसा कोई माइंडसेट नहीं बनाएगा कि यार लास्ट 4 साल में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इस बार भी नहीं आए। क्या पता 2025 में इन्हें कुछ नया करना है तो यही चूज़ कर लें कि यार जिस टॉपिक से लास्ट 4 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, उसी टॉपिक से हम क्वेश्चन पूछ लें। तो आपको तो NCERT की हर एक चीज़ पढ़ के जानी है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है, ठीक। चलिए तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, टारगेट 360 सीरीज में सारे चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं बच्चों। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रूट्स जो हैं, यहाँ पे डायग्राम में ही बता देती हूँ कि रूट्स जो हैं वो या तो रेडिकल से अराइज होती हैं। ये जो आपको रूट सिस्टम दिखाया है, ये जो भी मान लो एक सीड था तो सीड में रेडिकल और प्लूम्यूल होते हैं, तो रेडिकल से जो रूट अराइज होती है वो हमेशा टैप रूट कहलाती है, ठीक है। टैप रूट की एक खासियत है कि उसमें आपको एक मेन रूट मिलेगी जिसको आप प्राइमरी रूट कहते हैं। उससे निकलने वाली जो ब्रांचेज हैं वो लैटरल रूट्स होती हैं, जिनको सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स भी कहा जाता है, ठीक। तो ये तो टैप रूट है। टैप रूट्स आपको मिलेंगी डाइकॉट्स में, हमेशा ध्यान रखो टैप रूट्स आपको कहाँ मिलेंगी बच्चों, डाइकॉट्स में। लेकिन मोनोकॉट्स में एक इवोल्यूशन हुआ। क्या इवोल्यूशन हुआ कि जब उनके रेडिकल से मेन रूट निकलती है तो कुछ दिनों बाद वो मेन रूट डिजनरेट होने लग जाती है। इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। तो अब प्लांट का बेस कैसे बनाए, तो जब तक आप देखो, अगर मान लो एक प्लांट बन गया है ना, ये इसका स्टेम है, बेस ऑफ द स्टेम है, और हम कह रहे हैं कि जो प्राइमरी रूट है ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगी, तो इसी बेस ऑफ द स्टेम से कुछ नई रूट्स निकलने लगती हैं, कुछ नई रूट्स निकलने लगती हैं। और जब ये पूरी डीजनरेट हो जाती है, टैप मतलब प्राइमरी रूट, तो ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल आपने देखा होगा ग्रासेस में नीचे की तरफ देखा होगा, शुगर केन में नीचे की तरफ देखा होगा, किसी भी मोनोकॉट को उठा के आप देख लो, आपको बेस ऑफ द स्टेम पर एक गुच्छा सा मिलेगा फाइबर्स का। तो वो जो फाइबर्स का गुच्छा है वो है आपकी फाइब्रस रूट, जो आपको किस में मिलेगी, जो आपको मिलेगी बच्चों मोनोकॉट्स में। ये मोनोकॉट्स की पहचान है, ठीक है। हालांकि दोनों ही केसेस में एक्सेप्शंस होते हैं, बट एक्सेप्शंस NCERT में नहीं है, तो लास्ट 10 सालों में 15 सालों में एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन नहीं आए। उससे पहले के ईयर्स के आप देखेंगे बिल्कुल पूछे जाते थे, बट प्लीज़ उन्हें मत पढ़ना, अब नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहेगा, टैप रूट किस में होता है, फाइब्रस रूट किस में होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहीं पे समझ लो कि क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या कि ये जो फाइब्रस रूट्स हैं ये एक तरह की एडवेंटिशियस रूट है। फाइब्रस रूट एक तरह की एडवेंटिशियस रूट हुई ना। एडवेंटिशियस वर्ड आप बॉटनी में कब यूज करते हो, जब आप ऐसा कहते हो कि कोई भी स्ट्रक्चर जिस चीज से ओरिजिनेट होना चाहिए था उसके अलावा किसी और से हुआ है। जैसे रूट का ओरिजिन होना चाहिए रेडिकल से, तो टैप रूट तो एडवेंटिशियस रूट नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो तो रेडिकल से ही बना है पूरा रूट सिस्टम। बट फाइब्रस रूट्स जो हैं, ये बेस ऑफ द स्टेम है, जो फाइब्रस रूट्स हैं ये इसका पार्ट नहीं है प्राइमरी रूट का, तो डीजनरेट हो गई, यानी ये बेस ऑफ द स्टेम से अराइज हुई है, ना कि रेडिकल से। तो ऐसी कोई भी रूट, जैसे बेनियन ट्री में आपको प्रॉप रूट्स दिखती हैं, वो भी एडवेंटिशियस हैं। किसी भी प्लांट में मान लो जो स्टेम है उसके नोड से कोई रूट्स का गुच्छा निकला हुआ है, वो भी एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो हर वो रूट जो रेडिकल के अलावा किसी और स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हुई है, चाहे लीव्स पे लगी हो, स्टेम पे लगी हो, ब्रांचेस पे लगी हो, बेस ऑफ द स्टेम पे लगी हो, वो सब एडवेंटिशियस रूट्स का एग्जांपल है। तो मोनोकॉट्स के फाइब्रस रूट्स आर द एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। ना सिर्फ ये एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल है, बल्कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवेंटिशियस रूट, तो उसमें एक ही एग्जांपल भी आता है। ये मॉन्स्टेरा का डायग्राम है।
मॉन्स्टेरा एक प्लांट है, ठीक है। इसमें सपोर्ट देने के लिए जैसे जैसे स्टेम इसका लंबा होता जाता है, आप देख रहे हैं ये नोड है स्टेम की, तो स्टेम की नोड पे से रूट्स निकल आती हैं, तो ये भी एक तरह की एडवेंटिशियस रूट है। इनका कोई अलग से नाम नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। बैनियन ट्री में प्रॉप रूट भी क्या है, एडवेंटिशियस रूट है। यहाँ पे फाइब्रस रूट भी क्या है, एडवेंटिशियस। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे ये सारी चीजें गिवन है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो जो वीट प्लांट है, अच्छा ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि जब भी हम सीरियल्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये सब सीरियल्स पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना। ये जो यहाँ पर हम पोएसी फैमिली पढ़ते हैं, जो आपको डिटेल में नहीं पढ़नी, दिस पोएसी इज ऑल्सो कॉल्ड सीरियल्स फैमिली, ये सीरियल्स की फैमिली है। इसको पुराने टाइम में ग्रामिनी, इन सब के पुराने नाम भी है, इसको ग्रामिनी कहते थे। मालवेसी का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये उसकी है, चाइना रोज की फैमिली है, शायद इसका यही नाम था। और एस्टरेसी सनफ्लावर की फैमिली है। कंपोजिट, सनफ्लावर में आपको पता है ना, सनफ्लावर इज नॉट एन फ्लावर, नॉट अ फ्लावर, बल्कि क्या है, सनफ्लावर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लोरेट्स का बना एक इन्फ्लोरेसेंस है। तो कंपोजिट मतलब बहुत सारे फ्लावर जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम था कंपोजिटी। बट बाद में जब ये नॉमेनक्लेचर आया कि यार हर फैमिली के नाम के एंड में एसी होना चाहिए, तो फिर इनके नाम चेंज कर दिए सबके, ठीक है। तो मतलब थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स को कोरिलेट कर सकेंगे आप, इसलिए मैं आपको बीच बीच में ये चीज़ें बता रही हूँ, ओके। पहले हम अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं, है ना, मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ, फिर से अगर कोई नया बच्चा जुड़ा है तो उसे याद दिला दूँ कि अगर आप अपनी बायो को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर 3 सीरीज आप लोगों को देखनी ही देखनी चाहिए। फर्स्ट, टारगेट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, टारगेट 360 नाम से जो है, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस 1 to 1 लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से समझाया है। फिर हमने हर चैप्टर की एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है खूब भर के, और अब हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं। और यही आपका थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन करने का मेथड होता है। पहले कॉन्सेप्ट्स पे होल्ड बनाओ, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और बाद में पीवाईक्यूज करो, ठीक है, डन। चलिए, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि, अच्छा एक चीज़ और, हाँ, तो मैं आपको ये कह रही थी कि जो फाइब्रस रूट्स हैं वो मोनोकॉट्स में होती हैं। अब ये आप एग्जाम में कोरिलेट कर पाओगे या नहीं कि वीट भी तो एक मोनोकॉट है, आपसे बोल देंगे विच कि इनमें से किस प्लांट में फाइब्रस रूट होती है, आपने दिमाग में बिठा रखा है मोनोकॉट्स में होती है। ऑप्शंस में 4 प्लांट्स के नाम है, तो बट ऑब्वियस उनमें से कौन सा मोनोकॉट का नाम है वो अगर आपको याद आ जाए तो हमेशा ध्यान रखो, ज़्यादातर मोनोकॉट्स में या तो सीरियल्स होते हैं, वीट, राइस, मेज कोई होता है, और या फिर लिलिएसी फैमिली का कोई एग्जाम्पल होता है। लिलिएसी फैमिली में लिली आता है, एलोवेरा आता है ना, एस्पैरेगस आता है, सब दे रखे हैं ओल्ड एनसीईआरटी में लिलिएसी फैमिली में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, तो ये हो गया, ग्रास भी मोनोकॉट है बट ऑब्वियस है ना, मॉन्स्टेरा मोनोकॉट है। बेनियन ट्री मोनोकॉट नहीं है, बेनियन ट्री क्या है, बेनियन ट्री डाइकॉट है। मॉन्स्टेरा का बच्चों मुझे ध्यान नहीं आ रहा मोनोकॉट है या डाइकॉट है, एक बार देख लेना, मैंने लेक्चर में बता रखा है। बेनियन ट्री बट ऑब्वियस डाइकॉट है, तो बेनियन ट्री के बेस ऑफ द स्टेम पर नहीं मिलेगी आपको फाइब्रस रूट, बेनियन ट्री में नीचे तो टैप रूट मिलेगी, पर बेनियन ट्री आपको पता है बरगद का पेड़ कितना फैला हुआ होता है, तो उसकी ब्रांचेस को सपोर्ट करने के लिए जो लंबी लंबी रस्सियां निकली रहती है ना, वो प्रॉप रूट्स, वो एडवेंटिशियस का एग्जाम्पल है, ठीक है, डन। चलिए, तो यहाँ पर अब आपसे कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा तो आप कर दोगे। यहाँ पे सिंपली पूछा है कि जो रूट बेस ऑफ द स्टेम से अराइज होती हैं, जल्दीबाजी में गड़बड़ मत कर देना, बेस ऑफ द स्टेम से अराइज होती हैं, वो कौन सी रूट्स हैं बच्चों, वो हैं फाइब्रस रूट्स। जल्दीबाजी में प्राइमरी रूट मत कर देना कि हम जब डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे प्राइमरी रूट बनाते हैं, फिर उससे सेकेंडरी टर्शरी बनाते हैं, ये भी तो मैम बेस ऑफ द स्टेम के नीचे ही है। तो बट ऑब्वियस जब यहाँ रेडिकल था और यहाँ प्लूम्यूल था, तो प्लूम्यूल से तो स्टेम बन ही जाएगा और नीचे रेडिकल से रूट सिस्टम बन जाएगा, पर आप ये नहीं कहेंगे कि ये जो प्राइमरी रूट है बेस ऑफ द स्टेम से अराइज होती है। ये बात ध्यान रखना, प्राइमरी रूट का ओरिजिन रेडिकल से होता है और फाइब्रस रूट्स जो होती हैं वो बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, डन। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेती कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, तो फिर आप क्या कहते, तो आप इन दोनों को मतलब दोनों के लिए एक ऑप्शन होना चाहिए था हमारे पास, फाइब्रस भी एडवेंटिशियस है, प्रॉप रूट भी एडवेंटिशियस है। ये पूरा प्राइमरी और लैटरल रूट टैप रूट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड, देखो मॉडिफिकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ पर ओल्ड न्यू एनसीईआरटी में रूट ऑफ रीजन्स ऑफ रूट के बाद खत्म कर दिया। मुझे ओल्ड एनसीईआरटी भी ओपन करनी चाहिए, 1 मिनट दो मुझे जरा, मैं साथ साथ में ओल्ड एनसीईआरटी भी ओपन कर लेती हूँ बच्चों, जिससे आप लोगों को ईजी रहेगा चीज़ें समझना। कहाँ गई मैंने, हाँ ये रख रखी है, ठीक है, ये देखो, तो हम साथ साथ में ओल्ड एनसीईआरटी भी ले लेते हैं। बाकी कोई चेंज नहीं है न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में इस चैप्टर में, सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं जो न्यू में नहीं है, इसीलिए मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप ओल्ड से पढ़ लो,
क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है। देखो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट है ना, यहाँ पर मैंने तुम्हें कई बार याद करवाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, पूछा भी जाता है कि जो टैप रूट हम जो रूट हम खाते हैं, जो एडिबल रूट है, होता है ना कई सारे प्लांट्स में हम रूट को खाते हैं, तो एडिबल रूट में यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सी रूट तो टैप रूट से फूड स्टोर करके बनी है और कौन सी रूट एडवेंटिशियस रूट में फूड स्टोर करने से बनी है। तो यहाँ पर टैप रूट में तो आपको कैरेट और टर्निप याद रखना है, टी फॉर टैप, टी फॉर टर्निप, टर्निप के जैसे कलर वाली कैरेट, ऐसे याद करवाया मैंने तुम्हें। और जो एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट में तुम्हें स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरेगस याद रखना है, ए फॉर एडवेंटिशियस, ए फॉर एस्पैरेगस, और एस्पैरेगस की तरह दिखता है थोड़ा थोड़ा स्वीट पोटैटो, या जो भी तुम ट्रिक बनाओ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टैप रूट में आता है कैरेट एंड टर्निप, जबकि एडवेंटिशियस रूट में आता है एस्पैरेगस एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है। इन सबके डायग्राम भी है, हो सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। देखो चारों के डायग्राम है, टर्निप और कैरेट तो टैप रूट है, जबकि एस्पैरेगस और स्वीट पोटैटो ये दोनों एडवेंटिशियस रूट हैं, इनमें खाना भर जाता है, फूल के मोटी हो जाती है एंड वी ईट देम, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम किसका है? न्यूमैटोफोर्स का, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अब पता नहीं मतलब जो भी अब न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट हमें ध्यान रखना है। न्यूमैटोफोर यानी आपको दिख रहे हैं, ये मत समझना आपकी सीधा ऊपर उगे हैं, एक्चुअली इस प्लांट का रूट सिस्टम मिट्टी के नीचे गया, पर नीचे दलदल है, तो दलदल मार्शी सॉइल है, स्वैम्पी सॉइल है, तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो जो नीचे की तरफ रूट्स हैं वो मुड़ते हुए ऊपर की तरफ बाहर निकलने लग गए, उनके टिप्स आपको ग्राउंड से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। दीज आर द टिप्स ऑफ रूट, जिससे ये एयर से ऑक्सीजन लेके रूट सिस्टम को दे सके, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, दीज आर द न्यूमैटोफोर्स, या आप इनको एरियल रूट कह सकते हैं, या आप इनको रेस्पिरेटरी रूट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा। राइजोफोरा के पे क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ऑप्शन में दे देंगे राइजोबियम, एक में दे देंगे राइजोम, एक में कुछ और ऐसे बहुत सारे मिलते जुलते नाम है, वो सब दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोफोरा, फोरा पीएच प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है। और राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम को कहते हैं, राइजोइड्स ब्रायोफाइट में जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उनको कहते हैं। तो ठीक है, इस तरह की जो मिलती जुलती टर्म है, अगर तुमने मुझसे पढ़ा है पूरे सेशन में तो मैं तुम्हें इस तरह की टर्म्स का बॉक्स बनवा देती हूँ कि भाई आप एक बॉक्स में ये 4-5 टर्म्स लिख लो, ये मिलती जुलती टर्म्स है। नहीं पढ़ा है तो अब लिख लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमेशा अपने पास एक कन्फ्यूज़न की या शॉर्ट नोट की डायरी रखा करो, जहाँ तुम कन्फ्यूज़ होते हो वहाँ एक बॉक्स बनाकर उसको उसमें लिख दिया करो। बॉक्सेस में लिखने को इसलिए कहती हूँ मैं कि ऐसे जस्ट लाइन लिखोगे ना तो पता नहीं चलेगा कौन किससे रिलेटेड है। कलरफुल सा या वैसे ही बॉक्स बना दिया तो आप कभी भी रिवीजन के वक्त उन बॉक्सेस को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो स्वीट पोटैटो 2018 में पूछा था, स्वीट पोटैटो एस्पैरेगस के साथ याद किया है हमने, एस्पैरेगस ए फॉर एडवेंटिशियस, तो सीधा सीधा इट इज द एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। डन, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, हो सकता है कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में ना स्टेम कराएं, आपको लगेगा यार पोटैटो तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है तो स्वीट पोटैटो भी स्टेम का होगा। नहीं, जो आप शकरकंदी खाते हैं, स्वीट पोटैटो खाते हैं, वो रूट का मॉडिफिकेशन है, ना कि स्टेम का। पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो रूट का है, और रूट में भी एडवेंटिशियस रूट का है, ठीक। चलिए, रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल। अब हो सकता है वहाँ आप सिली मिस्टेक कर दें और जल्दीबाजी में इनसिग्निफिकेंट को सिग्निफिकेंट पढ़ लें, ऐसा हो जाता है, तो फोकस पूरा रहना चाहिए आपका क्वेश्चंस पे। रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, यानी इनमें से किस में रूट का वाटर एब्जॉर्प्शन में रोल ही नहीं है, नेग्लिजिबल रोल है। तो देखो जरा क्या ऑप्शंस हैं, पी, सनफ्लावर, वीट एंड पिस्टिया। इफ़ यू नो, पिस्टिया एक एक्वेटिक प्लांट है बच्चों, वैसे इसका एज सच कोई एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन छोटा सा, जब हम ओल्ड एनसीईआरटी में स्टेम के मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर पिस्टिया का नाम आइकॉर्निया के साथ आता है, और मैंने तुम्हें पढ़ाते वक्त इनके फोटोग्राफ्स दिखाए थे कि इनमें जो हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है, फिर हर नोड पे नए नए प्लांट्स आ जाते हैं, तो वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन में हेल्प कर रहा है, उसको कहते हैं ऑफसेट, याद है, पिस्टिया एंड आइकॉर्निया में स्टेम को कहते हैं ऑफसेट, ठीक है। तो क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स हैं तो इनके तो चारों तरफ पानी है, तो इनका हर पार्ट लगभग मतलब अलग अलग अडेप्टेशंस होते हैं, यूँ समझ लो एक्वेटिक प्लांट्स में, तो उनमें रूट का वाटर एब्जॉर्प्शन में कोई खास रोल नहीं होता। सो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पिस्टिया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, एक्वेटिक प्लांट्स में रूट का वाटर एब्जॉर्प्शन में इनसिग्निफिकेंट रोल होता है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ऐसे तो फिर एक्वेटिक प्लांट के बहुत सारे अडेप्टेशंस वगैरह होते हैं, बट अब वो चीज़ें नहीं पूछी जाती तो आपको नहीं पढ़नी।
आगे बढ़ें, बस रूट से लास्ट 15 सालों में अगर हम देखें तो बस 3-4 ही क्वेश्चन आए हैं बच्चों, ज़्यादा पूछे ही नहीं गए, ठीक है, बट कभी भी पूछ सकते हैं, यू नेवर नो। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, स्टेम पर। स्टेम पर मुझे लगता है हाँ ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों स्टेम से पूछे गए हैं। वैसे ना इस चैप्टर में मेन क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो प्लेसेंटेशन है, प्लांट फैमिलीज हैं, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, स्टार्टिंग के टॉपिक से कम बनते हैं, बट हमें तो सब कुछ पढ़ना है, हमें क्या पता हमसे क्या पूछ लें, ठीक है। चलिए तो स्टेम की बात करते हैं, देखें क्या क्वेश्चन आया हुआ है स्टेम पर। अच्छा उससे पहले 1 मिनट, रूट का ज़रा मैं तुम्हें वो दे दूँ ना एक 1 शॉट की, भाई कुछ रह तो नहीं गया। तो स्टार्टिंग में जो है ये तो इसका इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। रूट में मैंने तुमको दोनों सिस्टम बता दिए, प्राइमरी फाइब्रस क्या हो, सॉरी टैप रूट और फाइब्रस क्या होता है, एडवेंटिशियस बता दिया। ये रूट के फंक्शंस हैं। किसी कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसे ये नहीं पता कि पीजीआर क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट हार्मोन्स को कहते हैं, ऑक्सिन जिब्रालिन जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, और इनका सिंथेसिस भी रूट्स में होता है, ठीक है, तो ये भी रूट का एक फंक्शन है। डायग्राम्स बताई दिए मैंने आपको। हाँ, रीजन्स ऑफ द रूट, इसको तुम वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ते हो, बट कभी क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, नहीं भी पूछते, है ना। जो बच्चे सब्जेक्टिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर डायग्राम के साथ पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो ध्यान रखें, किसी भी रूट में 3 रीजन्स होते हैं। सबसे नीचे वाला जो रीजन है जहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक जोन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक थिम्बल यानी थंब पे पहनने वाली एक कैप, तो थिम्बल शेप की रूट कैप होती है, जिससे मिट्टी में जो फ्रिक्शन होगा मिट्टी के साथ उससे ये सेल्स डैमेज ना हो। पूरी रूट बनाने का जिम्मा इन्हीं सेल्स को है, इतने छोटे से रीजन में होती हैं जो मेरिस्टेमेटिक जोन में, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर जैसे जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जोन न्यू सेल्स बना रहा है ना, वो न्यू सेल्स इस तरफ ऐड हो रही हैं, मतलब रूट ऐसे बढ़ रही है तो इस तरफ ऐड हो रही है, फिर वो सेल्स लंबी होती हैं तो उसको कहते हैं रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, जो रूट की लेंथ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर और सेल्स ऐड होती गई तो ये ऊपर की तरफ जाती गई, जैसे ही सेल सबसे ऊपर पहुंच जाती हैं दैट इज कॉल्ड मैचुरेशन जोन। यहाँ पर ये सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं। डिफरेंशिएट होने का मतलब उनमें रूट हेयर बनेंगे, वो जो आप एनाटमी में रूट के जोन्स पढ़ते हो ना, सबसे बीच में पिथ और चारों तरफ एपिब्लेमा, अंदर कॉर्टेक्स वगैरह, जो भी हाइपोडर्मिस जो भी बनाना है, हाइपोडर्मिस तो खैर रूट्स में होती नहीं है, तो जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं वो सब मैचुरेशन जोन में होंगे, ठीक है। तो जहाँ आपको रूट हेयर मिल रहे हैं, मिलियंस ऑफ रूट हेयर होते हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, वो मैचुरेशन जोन है, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा रीजन्स ऑफ रूट का डायग्राम हो गया। देन मॉडिफिकेशंस में मैंने तुमको एडिबल रूट्स तो बताई दी, प्रॉप रूट हमने अभी भी डिस्कस की। हाँ, एक ये भी ध्यान रखना, स्टिल्ट रूट हो सकता है मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन आ जाए। स्टिल्ट रूट क्या होती है मैंने आपको डायग्राम बना के बता रखा है, अगर आपने कभी देखा हो तो बैम्बू या शुगर केन में जो नीचे की नोड्स होती हैं बच्चों स्टेम की, ठीक है, यहाँ से इस तरह से कुछ रूट्स निकली रहती हैं जो मिट्टी तक चली जाती हैं, तो इनका एकदम खड़ा और लंबा स्टेम होता है ना, तो इनको थोड़ा सा मिट्टी के साथ सपोर्ट बनाने में ये रूट्स हेल्प करती हैं। दीज आर द स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। तो ये भी एडवेंटिशियस हुई क्योंकि ये नोड ऑफ द स्टेम से अराइज हो रही हैं, लोअर नोड्स पर होती है हमेशा, ऊपर नहीं होंगी, ऊपर से नीचे तो बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी, सिर्फ नीचे की तरफ लोअर नोड्स ऑफ स्टेम से अराइज होती हैं, ठीक है। आपकी बुक में मेज का एग्जाम्पल है, शुगर केन का है, आप इसमें बैम्बू का भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये न्यूमेटोफोर्स बताई दिया मैंने आपको। स्वैम्पी का मतलब मडी एरिया, दलदली इलाका जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए ये न्यूमेटोफोर्स या एरियल रूट्स बनती हैं, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द रूट्स। अब आते हैं हम स्टेम पर, देखते हैं स्टेम का क्या क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन तो दिखने में काफ़ी बड़ा सा लग रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को अक्सर तुम देखते ही घबरा जाते हो और वहीं पे तुम खुद को थोड़ा सा लो लेवल पर ले जाते हो और अच्छा खासा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हो। तो क्वेश्चन का साइज देख के मत घबराओ, अक्सर तुम देखना जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा ईजी होते हैं, अक्सर एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। सो 2022 में पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स। अब जब मैंने तुम्हें स्टेम के बारे में पढ़ाया था तो स्टेम में जो स्ट्रक्चर है उस पर तो बहुत सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं, नोड, इंटरनोड वगैरह क्या होती हैं। मैक्सिमम टाइम अगर स्टेम से कोई क्वेश्चन आया है तो वो मॉडिफिकेशन से आया है, जबकि आप न्यू एनसीईआरटी में देखो स्टेम को एक पैराग्राफ में ख़त्म कर रखा है क्योंकि मॉडिफिकेशंस तो हटा ही दी है, ठीक है। बट अगेन वही मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें पढ़ के जाने हैं, है ना। तो मॉडिफिकेशन क्योंकि एनटीए ने सिलेबस से नहीं हटाया है मॉडिफिकेशंस को। सो अगर हम मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम की बात करें ना, तो मैंने आपको एक अच्छे से चार्ट बनवा रखा है कि स्टेम में कुछ तो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, कुछ एरियल स्टेम होते हैं और कुछ सब एरियल स्टेम होते हैं। तो अगर हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम के 3 एग्जाम्पल तुम्हारे यहाँ पे डायग्राम में ही दे रखे हैं। जिंजर में होता है राइजोम, जिंजर के स्टेम को आप राइजोम कहते हो, जो अदरक आप यूज़ करते हो घर में, दैट इज स्टेम का मॉडिफिकेशन जिसको आप राइजोम कहते हैं, ठीक है। जमीन कंद,
आप थोड़ा अरबी की तरह का मान सकते हैं। इसमें इसके स्टेम को कहते हैं कॉम, कॉम CORM, ऐसे वर्टिकल सा होता है कॉम, ये हॉरिजॉन्टल है राइजोम। और पोटैटो को तो सबको पता है ट्यूबर कहते हैं, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, इसके स्टेम को ट्यूबर कहा जाता है। तो राइजोम, कॉम, ट्यूबर, और एक एग्जाम्पल मैंने ऐड करवा रखा है तुम्हें, प्याज और लहसुन यानी अनियन एंड गार्लिक में जो पार्ट हम खाते हैं ना बच्चों, उसमें लीव्स भी होती हैं चारों तरफ, और अंदर की तरफ जो थोड़ा मोटा स्ट्रक्चर निकलता है वो है बल्ब, ठीक है। तो अनियन एंड गार्लिक में लीव्स भी फ्लैशी लीव्स हैं, जो ऊपर की लेयर्स हम खाते हैं, और बीच में जो सेंटर में निकलता है वो बल्ब। तो इन दोनों में स्टेम भी मॉडिफाई हुआ है, लीफ भी मॉडिफाई हुई है, ठीक है। और जो ऊपर छिलका होता है अनियन और गार्लिक पे, वो उनकी स्केली लीव्स होती हैं, जिनमें फूड स्टोर नहीं हुआ तो वो छिलके की तरह रह जाता है, उसको हम हटा देते हैं। ओके, सो ये 4 एग्जाम्पल्स आपको अंडरग्राउंड स्टेम में याद रखने हैं विद एग्जाम्पल्स, ठीक। देन अगर हम बात करें किसकी, एरियल मॉडिफिकेशंस की, ये तो कौन से मॉडिफिकेशंस हो गए, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस। अगर हम एरियल मॉडिफिकेशंस की बात करें स्टेम में बच्चों, तो एरियल मॉडिफिकेशंस में ना आपको एक तो याद रखना होता है थॉर्न। आपको पता है कुछ प्लांट्स में कांटे होते हैं, थॉर्न होता है, जैसे कि ये रहा, यहाँ पे स्पाइन को मैंने थॉर्न करवा दिया था आप लोगों को। आई डोंट नो अभी तक एनसीईआरटी में करेक्शन क्यों नहीं हुआ। अगर हम टेक्निकली देखें तो स्पाइन, हिंदी में तो स्पाइन भी काटा है और थॉर्न भी काटा है, लेकिन अगर हम बॉटनिकली देखें तो स्पाइन हम तब कहेंगे जब लीफ मॉडिफाई हुई है कांटे में, जैसे कैक्टस वगैरह में होती है ना, जो जेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, कि भाई लीफ से ट्रांसपिरेशन ना हो, वाटर लॉस ना हो, तो लीव्स कांटों में बदल गई, उनको तो स्पाइन कहते हैं। बट जब स्टेम के किसी स्ट्रक्चर से कांटा बना है तो उसे थॉर्न कहते हैं। तो यहाँ पर स्पाइन की जगह थॉर्न होना चाहिए, ठीक है। सो थॉर्न आपको पता है कहाँ होते हैं, बॉगनविलिया में होते हैं, रोज में सबने देखे हैं, सीट्रस प्लांट्स में भी होते हैं, ये सब थॉर्न है। एंड व्हाट इज थॉर्न बच्चों, थॉर्न जो है आपको पता है एक एक्सिलरी बड क्या होती है, किसी भी प्लांट में 2 तरह की बर्ड्स होती है ना, अगर किसी भी ब्रांच या एक्सिस के मतलब किसी भी ब्रांच के टर्मिनल एंड पर लगी हुई हैं तो वो होती है अपाइकल बर्ड्स या टर्मिनल बर्ड्स। और अगर जहाँ से, जैसे मान लो यहाँ बता देती हूँ, जैसे ये मान लो स्टेम है, ठीक है, ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, अब यहाँ पर अगर कोई भी स्ट्रक्चर है टिप्स पर, चाहे वो फ्लावर हो या बड हो, तो उन्हें तो कहते हैं अपाइकल या टर्मिनल बर्ड्स। लेकिन अगर ये जो स्टेम की एक्सिस है, एक्सिस जहाँ से ये अराइज होती हैं ब्रांचेस, यहाँ पर कोई बड लगी हुई हैं तो इनको कहते हैं एक्सिलरी बड्स, है ना। एक्सिलरी, ये एक्सिस है क्योंकि एक्सिल ऑफ द लीफ भी बोलते हैं, लीफ के एक्सिस पर है, तो दीज आर एक्सिलरी बड। तो हमेशा ध्यान रखना कि स्टेम में जो थॉर्न है, जितने भी थॉर्न्स कांटे लगे हुए हैं, थॉर्न वाले कांटे, वो सब एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। थॉर्न इज ऑलवेज अ मॉडिफाइड एक्सिलरी बड। एंड बिल्कुल इसी तरह जिन भी प्लांट्स में तुमको टेंड्रिल्स मिल रहे हैं ना बच्चों, बहुत सारी बेल में जो बेल होती हैं वाइन्स वगैरह की, उनमें आपने ग्रेप वाइन्स, अंगूर की बेल देख लो, पंपकिन देख लो, वाटरमेलन देख लो, किसी की भी बेल देख लो, है ना, उनमें ये जो टेंड्रिल्स तुम्हें दिख रहे हैं, टेंड्रिल्स, स्पाइरल स्ट्रक्चर, ये भी हमेशा ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर ऑल्सो द मॉडिफाइड एक्सिलरी बड्स। वो डिपेंड करता है, अगर किसी प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए तो वो थॉर्न बना लेंगे, अगर बेल की फॉर्म में है उसको सपोर्ट चाहिए तो वो एक्सिलरी बड से टेंड्रिल बना लेंगे। सो थॉर्न एंड टेंड्रिल दोनों ही स्टेम का एरियल मॉडिफिकेशन है, और स्टेम के किस पार्ट से बने हैं, एक्सिलरी बड से अराइज हुए हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा दोनों। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा आपको स्टेम के एरियल मॉडिफिकेशन में एक और याद रखना होता है बच्चों, दैट इज फाइलोक्लेड, और क्लेडोड। ये एनसीईआरटी में नाम नहीं दिए हैं इनके, बट फाइलोक्लेड का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अभी दिखाती हूँ ऊपर। फाइलोक्लेड क्या होता है, जो जेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं ना, डेजर्ट एरियाज में उगने वाले प्लांट्स को, XERO, जेरो, जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, जेरोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। उन प्लांट्स में अभी मैंने आपको कहा कि जो पत्तियां हैं उनसे अननेसेसरी वाटर लॉस ना हो, इसलिए पत्तियां तो कांटों में बदल गई, और जो उनका स्टेम होता है वो फ्लैशी हो जाता है, ग्रीन तो होता ही है, फूलकर थोड़ा मोटा हो जाता है, क्योंकि वही फोटोसिंथेसिस करता है और वही अपने अंदर फूड को स्टोर करता है। आप देखो एलोवेरा में भी, आप देखो जब आप काटोगे तो जेल जैसा निकलेगा, तो इस तरह के प्लांट्स को सक्यूलेंट प्लांट्स कहते हैं। एलोवेरा में तो वो लीफ है, ठीक है, बट दूसरे प्लांट्स में स्टेम भी मॉडिफाई हो जाता है। तो स्टेम अगर मॉडिफाई हो रहा है फॉर डूइंग द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीफ स्पाइन में बदल गई हैं, तो ऐसे स्टेम को कहते हैं फाइलोक्लेड, ठीक है। फाइलोक्लेड का एग्जांपल में मैंने तुम्हें ओपेंशिया, यूफोर्बिया ये सब बता रखे हैं, कैक्टस, ठीक है, कैक्टस, ओपेंशिया, यूफोर्बिया। यूफोर्बिया में सिलेंड्रिकल स्टेम होता है, ओपेंशिया में फ्लैटेंड स्टेम होता है, दोनों की शेप अलग अलग होती है, अच्छे से हमने पढ़ रखा है, ठीक है। और क्लैडोड क्या है,
फाइलोक्लेड जैसा ही एक मॉडिफिकेशन है, बट वहाँ पूरा स्टेम फोटोसिंथेटिक नहीं हुआ, बल्कि एक इंटरनोड वाला जो रीजन, दो नोड्स के बीच का रीजन इंटरनोड, एक इंटरनोड जो है वो बिल्कुल पत्ती जैसी लगती है, वो फूलकर मोटी हो जाती है और फोटोसिंथेसिस करती है, क्योंकि उनमें भी वही स्पाइंस होते हैं, पत्तियां स्पाइंस में बदल जाती हैं। तो अगर एक सिंगल इंटरनोड स्टेम में फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में बदल गई है तो वो क्लेडोड, पूरा स्टेम बदल गया है तो वो फाइलोक्लेड। ठीक है, तो ये 4 मॉडिफिकेशंस आपको एरियल में याद रखने होते हैं। क्लेडोड के एग्जाम्पल है नहीं एनसीईआरटी में, आप चाहो तो लिख लो, एस्पैरेगस एंड रस्कस, एस्पैरेगस एंड रस्कस। आप कहेंगे मैम एनसीईआरटी में नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि बच्चों ये पार्ट एनटीए के सिलेबस में है, और आप देखना अगर आपने 11th में अपने प्रैक्टिकल्स किए हो तो आपकी जो बायो की प्रैक्टिकल बुक है वहाँ पर भी मॉडिफिकेशंस दे रखे हैं। तो इसलिए मैं इसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मानती हूँ कि कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ रहा है तो बिल्कुल हाई चांस है कि एनटीए आपसे पूछ सकता है, आप उसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते फिर। ठीक है, क्लियर। फाइलोक्लेड, इन सब के एग्जाम्पल्स बता दिए मैंने तुम्हें, थॉर्न का बता दिया, टेंड्रिल का एग्जाम्पल अब सब दे रखे हैं, अभी देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, देन ये तो हो गए, अभी बता रही हूँ सारे एग्जाम्पल, पहले देख लो। अंडरग्राउंड हो गए, एरियल मॉडिफिकेशन हो गए। जो तीसरा मॉडिफिकेशन आता है ना बच्चों, वो आता है सब एरियल स्टेम। ये मैं तुम्हें यहाँ पर पूरा रिवाइज नहीं कराऊंगी, ये इसको अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैंने विद डायग्राम्स दिखा रखा है, अपनी सीरीज में पढ़ा रखा है, प्लीज वहां जाके समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना, इसलिए कह रही हूँ, सिर्फ नाम यहाँ रिवाइज करा देती हूँ मैं तुम्हें। सब एरियल में हमने एक सकर पढ़ा है ना, सकर के साथ हमने एक स्टोलन पढ़ा है। सकर और स्टोलन हम साथ साथ में याद करते हैं। अगर नीचे से ब्रांच निकलकर ऊपर आ रही है, जैसे हम किसी चीज को सक करते हैं तो वो सकर, और अगर ऊपर से ब्रांच झुक के नीचे की तरफ जा रही है तो वो स्टोलन। ठीक है, सबके एग्जांपल्स लिखवा रखे हैं मैंने तुम्हें। देन थर्ड हमने इसमें याद कर रखा है ये दिस वन, ये जिसका डायग्राम दे रखा है, ऑक्सैलिस स्पीशीज में होता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? रनर। रनर घास में भी होता है, ऑक्सैलिस में भी होता है। दिस इज रनर, ये जिसका फोटोग्राफ दिया है तुम्हें, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली स्टेम ना मिट्टी पर रन करता है, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और हर नोड पे आप देखो, हर नोड पे नीचे की तरफ रूट, ऊपर की तरफ प्लांट, नीचे की तरफ रूट, ऊपर की तरफ प्लांट, एक नया पौधा बनता जाता है। ग्रासेस में भी तो ऐसा ही होता है, तभी तो घास बहुत जल्दी पूरे मैदान में फैल जाती है, पूरे ग्राउंड में फैल जाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रनर, ये पूरा रनर है। और एक सेम रनर जैसा अगर हॉरिजॉन्टल स्टेम बढ़ रहा है पानी में तो फिर उसको कह देते हैं ऑफसेट, जिसके एग्जांपल अभी अभी बताए थे मैंने तुमको, आइकॉर्निया एंड पिस्टिया, आइकॉर्निया एंड पिस्टिया। ठीक है, तो ये चार एग्जाम्पल आपको स्टेम के तीनों तरह के मॉडिफिकेशंस में अच्छे से मैंने पढ़ाए हुए हैं, यहाँ पर रिवाइज करा दिए हैं, हटा रही हूँ मैं अब इस पार्ट को। ठीक है, और इन सब के बारे में थोड़ा मतलब पॉइंट्स में नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में ना, बहुत पैराग्राफ फॉर्म में ये दे रखा है, तो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है, ये देखो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम में पोटैटो हो गया, जिंजर और टर्मरिक दोनों राइजोम में आएगा। ठीक, जमीन का अंदर कोलोकेशिया दोनों कॉम में आएगा, CORM कॉम, एंड एक मैंने तुम्हें अभी बताया था बल्ब, वो ऐड कर लेना। फिर इसी तरह अगर हम एरियल मॉडिफिकेशंस की बात करें तो उसमें एक टेंड्रिल हो गया। टेंड्रिल देखो किस किस में होता है, इसके एग्जांपल पूछ सकते हैं। जो गॉड्स हम खाते हैं ना, जैसे कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, या लौकी, बॉटल गॉड, करेला, बिटर गॉड्स, ये सब, एंड ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल में, और भी कईयों में होता है टेंड्रिल। देन टेंड्रिल के बाद दूसरा हो गया थॉर्न। थॉर्न कैसा होगा? वुडी होगा, स्ट्रेट एकदम तीखा और पैना होगा, जबकि टेंड्रिल कैसा होगा? पतले दुबले एंड स्पाइरली कॉइल्ड होंगे। दोनों एक्सिलरी बड से बने हैं, दोनों मॉडिफिकेशंस एक्सिलरी बड से हुए हैं। ठीक है, थॉर्न के एग्जाम्पल हो गए। देन ये देखो, ये इसमें लिखा है फ्लैटेंड स्टेम ओपेंशिया में और सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया में, ये दोनों के दोनों को कहते क्या है हम? फाइलोक्लेड। एरिड रीजन्स लिखा है, एरिड रीजन्स का मतलब जहां सूखा पड़ता है, डेजर्ट, जेरोफाइटिक कंडीशंस, एरिड रीजन यानी जेरोफाइटिक कंडीशंस। ठीक है, तो फाइलोक्लेड की शेप फ्लैट भी हो सकती है ओपेंशिया में, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है यूफोर्बिया में। ओके, एंड चौथा एग्जाम्पल यहाँ दिया नहीं है जो मैंने तुम्हें ऐड करवाया है क्लेडोड, उसके बारे में कुछ नहीं दिया, बट पूछ लेते हैं एस्पैरेगस एंड रस्कस में। क्लियर? एंड देन ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ है, तुम्हें बिल्कुल यहाँ से समझ में नहीं आएगा। इसमें चारों मॉडिफिकेशंस को एक एक लाइन में बता दिया है, तो प्लीज़ मैंने वहाँ पढ़ा रखा है, थोड़ा सा कष्ट करो, वहाँ जाके मेरी सीरीज़ देख लो। इसी चैनल पर जब आप होम पेज पे जाएंगे तो सारे चैप्टर्स आपको होम पेज पे ही दिख जाएंगे। मॉर्फोलॉजी खोलना, उसमें अंडरग्राउंड स्टेम देख लेना। ठीक है, सब एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वहाँ पर मैंने पढ़ा रखा है। डन? क्लियर है? तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्लियर हो गया क्या? तो अब देखते हैं हम क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट बताना है। द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड, देखो इस शुरू में आ गया, ये कह रहा है लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स। अब किसी बच्चे ने लीफलेट वर्ड पे ध्यान नहीं दिया तो उसे लगेगा सही है, क्योंकि कह रहा है कि यार पॉइंटेड हार्ड जो स्ट्रक्चर है वो थॉर्न है और वो सीट्रस में होता है, जो अंगूर,
गुड़ नहीं, ऑरेंज, लेमन, इनके प्लांट्स में आपने देखा होगा कांटे होते हैं, एंड बोगनविलिया में तो होते ही हैं। तो आप इसको सही मान लोगे, जबकि ये गलत है क्योंकि लीफलेट से नहीं बना थॉर्न, थॉर्न बना है एक्सिलरी बड से। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सिलरी बड फॉर्म अ स्लेंडर, पतला दुबला एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स, किसमें, कुकुम्बर्स में और पंपकिन में, ये पूरा सही है। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी, फ्लैटेंड भी होगा शेप में बट फूला हुआ होगा, फ्लैशी होगा। इन ओपेंशिया, बिल्कुल ठीक है। एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स, जो लीव्स का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीव्स स्पाइन में बदल गई तो वो काम, ओपेंशिया को देखा है आपने, इस तरह का होता है ना ओपेंशिया, नागफनी, इस पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कांटे लगे रहते हैं, फिर इधर उग जाता है, कैक्टस वगैरह नहीं देखे क्या आपने, वही है। तो ये जो आपको कांटे दिख रहे हैं ये तो स्पाइन्स हैं, ये लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स हैं, लीव्स कांटों में बदल गई, अब ना सरफेस एरिया बचा ना स्टोमेटा बचा, अब वो कुछ नहीं करेंगी, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो ये स्टेम करेगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। देन राइजोफोरा, अभी रूट्स में पढ़ा था हमने, शो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट, पहले वो नीचे जा रही थी बट फिर उनके टिप्स निकलकर ऊपर की तरफ आ गए, दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी, अभी ग्रासेस मैंने तुम्हें बताया सब एरियल रनर भागता है उनका स्टेम, तो ग्रासेस में, और स्ट्रॉबेरी में भी ये जो मैंने आपको बताया स्टोलन, स्ट्रॉबेरी में स्टोलन होता है, दे हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। यस, हमेशा ध्यान रखना, जितने भी ये हमने सब एरियल मॉडिफिकेशन पढ़े अभी, सकर, स्टोलन, रनर एंड ऑफसेट, ये चारों क्या कर रहे हैं, ये चारों प्लांट को वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। आप देखो जहां से भी ब्रांच निकल रही है, चाहे वो नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, या हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है, उनसे नए नए प्लांट बनाना उनका मेन पर्पस है। तो जितने भी सब एरियल मॉडिफिकेशंस हैं, दे ऑल हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर ए को अगर हम छोड़ दें तो बाकी चारों करेक्ट हैं, तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ये रहा ऑप्शन 3, बी, सी, डी एंड ई ओनली। ठीक है, डन। तो जब तो आपको पूरी वास्ट नॉलेज होगी तब इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पाओगे, क्योंकि इसमें सब जगह से एक एक स्टेटमेंट ले आए। ठीक, क्लियर, 2022 का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2017 में पूछा गया था, देखो बोगनविलिया है ना, बोगनविलिया तुमने देखा है ना बच्चों, मैंने दिखाया है तुमको लेक्चर में, बोगनविलिया बहुत कॉमनली मिल जाएगा, वो टिश्यू पेपर जैसी होती हैं उसकी, वो जो पत्तियां कलरफुल से जो फ्लावर होते हैं उसमें वो ब्रैक्ट होते हैं वो उनके, है ना, और बहुत जगह वाइट, पिंक, ऑरेंज, येलो, पता नहीं कौन कौन से कलर्स में होता है। जनरली जो रोड साइड पे डिवाइडर्स लगे रहते हैं, वहाँ पर जो भी मिट्टी होती है वहाँ पे बहुत लगाती है सब जगह पे गवर्नमेंट, आपने देखा हो तो उनमें कांटे भी होते हैं, है ना, आप गूगल पे देख लेना बोगनविलिया, आप तुरंत पहचान जाओगे। तो बोगनविलिया में जो थॉर्न्स है, दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, तुरंत कर दोगे, एक्सिलरी बड है क्या, अब एक्सिलरी बड तो है ही नहीं क्वेश्चन में, अब क्या करें हम, कुछ बच्चे तो छोड़ाएंगे इस क्वेश्चन को, है, पर एक्सिलरी बड स्टेम का ही तो पार्ट है बच्चों, तो यहाँ पर आप स्टेम टिक करके आएंगे, छोड़ के नहीं आ जाना कि बोनस मिल जाएगा, ऑप्शन ही नहीं है। पहले थोड़ा दिमाग लगाना है कि जो ऑप्शन हम सोच रहे हैं अगर वो नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या उस ऑप्शन से रिलेटेड कोई टर्म है क्या वहाँ पे। तो एक्सिलरी बड आपको पता है स्टेम से बनती है, तो स्टेम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, लीफ होगा नहीं। स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, स्टिप्यूल अभी हम लीफ में पढ़ेंगे, लीफ का एक मॉडिफिकेशन है। ठीक है, क्लियर। जब कई बार जो लीव्स होती हैं उनके यहाँ एक्सिस पर छोटी छोटी 2 लैटरल लीफ होती हैं जो और ग्रोथ नहीं करती, बस लीफ की फॉर्म में रह जाती हैं छोटी छोटी, दैट इज स्टिप्यूल्स। ठीक है, क्लियर, इसको तो हटा दो, अभी ये लीफ में देखेंगे हम। डन, आगे बढ़ें। नेक्स्ट 2016 में पूछा गया है विच इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, टेंड्रिल है, फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंशिया, यानी बात हो रही है फाइलोक्लेड की, देखो इनडायरेक्ट फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये भी ठीक है। पिक्चर ऑफ नेपेंथीज, मान लो तुम्हें नहीं पता, थॉर्न्स के लिए तुम कंफर्म हो कि ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो आंसर तो तुम्हें वैसे ही मिल गया। फिर भी तुम्हारी नॉलेज के लिए जान लो, मैंने तुम्हें बता रखा है, नेपेंथीज का नाम, पिक्चर प्लांट का नाम वैसे नहीं आया एनसीईआरटी में, बट जब हम वो पढ़ रहे थे प्लांट की नहीं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें 5 किंगडम्स में बस प्लांट किंगडम का जस्ट एक पैराग्राफ है उसके बारे में, तो उस प्लांट किंगडम के पैराग्राफ में कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का नाम है, वहाँ मैं हमेशा तुम्हें नेपेंथीज का एग्जांपल देती हूँ कि नेपेंथीज के प्लांट में इस तरह से जग लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लिड होती है, इंसेक्ट बैठता है तो लिड बंद हो जाती है, इंसेक्ट अंदर गिर जाता है, तो ये जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है वो किससे बना है बच्चों, वो नेपेंथीज की लीव्स से बना है। जितने भी तुम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में मॉडिफिकेशंस पढ़ते हो वो लीफ मॉडिफिकेशन है, ये याद रखो तुम तो बस। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप में देख लो, ड्रॉसेरा में देख लो, क्लियर। तो पिक्चर लीफ का मॉडिफिकेशन है ना कि स्टेम का, दैट्स वाई ऑप्शन 3।
इस तरह के थोड़े बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको आप आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है स्टेम मॉडिफाइड, स्टेम 2016 में ही पूछा गया, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन। जब भी फ्लैट आ जाए ना, जनरली तुम समझ लो ओपेनशिया के फाइलोक्लेड की बात हो रही है जनरली, बट पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करेगा, तो उस स्टेम को क्या कहेंगे। देखो, इसलिए मैं आपको जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत लगती है ज़रूर लिखवाती हूँ। 2016 में ही पूछा गया है और फाइलोक्लेड का नाम नहीं है एनसीईआरटी में, बट इन्होंने फाइलोक्लेड दे दिया है, ठीक है। तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, वो हमें पूरा, जो भी आपके टीचर्स जिनसे भी आप पढ़ रहे हो उनको पूरा एक्सपीरियंस इस बात का होता है कि यार लास्ट 10-15 सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कई बार पूछ ली जाती हैं या बच्चे की नॉलेज के लिए ज़रूरी है, तो वही हम तुम्हें आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके पढ़ाते हैं और बस वही तुम्हें प्रिपेयर करनी है, अननेसेसरी अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें क्या, चलिए। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, देखो एडिबल यानी हम उसे खाते हैं, और अंडरग्राउंड, तो अंडरग्राउंड में देख लो कौन कौन से हैं, ये सब तो रूट है, कैरेट और स्वीट पोटैटो। तो ग्राउंड नट क्या है पता है आपको, ग्राउंड नट जो मूंगफली खाते हैं वो बीज है, वो फ्रूट है उस प्लांट का। ये एरेकिस हाइपोजिया, हाइपोजिया मिट्टी के नीचे, एरेकिस हाइपोजिया यानी ग्राउंड नट में जो फूल है वो नीचे होते हैं मिट्टी के, जियोकार्पिक प्लांट है वो, मिट्टी के नीचे वाले फ्लावर ये होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं। तो वो जो फ्लावर हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन अपने आप हो गया और उनसे फ्रूट बना, तो इसलिए आपको मूंगफली मिट्टी के अंदर से निकलती है, जबकि मूंगफली एक फ्लावर है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमें लगेगा फ्लावर अंडरग्राउंड थोड़ी ना होते हैं, फ्लावर तो हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं, नहीं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें अंडरग्राउंड फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस जो हमेशा बंद रहते हैं। तो तुम 12th में पढ़ते हो ना उसका एग्जाम्पल, फर्स्ट चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, वहाँ तो वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमन पेंसी ये सब दे रखे हैं, लेकिन तुम्हें एक एग्जाम्पल ग्राउंडनट का भी याद रखना है, क्योंकि ग्राउंडनट में भी अंडरग्राउंड फ्लावर्स होते हैं, उन्हीं से तुम्हारा फ्रूट बनता है और वही सीड होता है, ठीक है। तो ये भी हटा दो, बचा पोटैटो, क्लियर। पोटैटो, राइजोम, जिंजर, टर्मरिक, कॉम, कोलोकेशिया, जमीन कंद, अरबी, ये कोई भी नाम आ सकता है अंडरग्राउंड स्टेम में जो हमने अभी पढ़े, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्या है, 2011 का क्वेश्चन है, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू, अरे ये तो इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, यहाँ कहाँ से आ गया, चलो कोई बात नहीं। जब हमने इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से तुमको ये एग्जाम्पल करवाया था कि हमने दो तरह के ऑर्गन्स पढ़े थे, अब देखो दोबारा बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन की वजह से, कोई बात नहीं। एक होमोलोगस ऑर्गन्स, एक एनालॉगस ऑर्गन्स, है ना। होमोलोगस ऑर्गन्स तो वो होते हैं जिनका ओरिजिन सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो, ओरिजिन सेम लेकिन फंक्शन डिफरेंट। और एनालॉगस वो होते हैं जिनका ओरिजिन डिफरेंट है एंड फंक्शन सेम है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो, जब हम एनालॉगस ऑर्गन्स पढ़ते हैं इवोल्यूशन में तो हम कहते हैं ओरिजिन डिफरेंट और फंक्शन सेम, तो उसमें हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। क्या पढ़ते हैं हम उसमें, एक स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है, जल्दीबाजी में बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ होगा शायद जब भी क्वेश्चन आया था। अब ओरिजिन डिफरेंट, क्योंकि स्वीट पोटैटो अभी अभी आपने पढ़ा रूट का मॉडिफिकेशन है और पोटैटो जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लेकिन काम दोनों वही कर रहे हैं, फूड का स्टोरेज कर रहे हैं जिसकी वजह से हम उन्हें खा रहे हैं। तो फंक्शन तो सेम है दोनों का बट ओरिजिन डिफरेंट है, तो इस बेसिस पर ये दोनों एनालॉगस ऑर्गन्स हुए, ठीक है। हमसे यहाँ पूछा है इनमें से कौन स्वीट पोटैटो का होमोलोगस है। होमोलोगस मतलब जिनका ओरिजिन सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिन सेम होना चाहिए बस। तो ओरिजिन सेम होना चाहिए मतलब कि स्वीट पोटैटो अगर रूट का मॉडिफिकेशन है तो हमें इन चारों में से वो एग्जाम्पल चूज करना है जो रूट का ही मॉडिफिकेशन हो। तो पोटैटो तो नहीं होगा, जिंजर भी नहीं होगा, कोलोकेशिया भी नहीं होगा, इन तीनों को तो हमने अभी स्टेम में पढ़ा। तो बचा क्या, टर्निप। टर्निप अभी देखा था ना आपने, टैप रूट में ये दोनों एग्जाम्पल तो देखे थे, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप। तो यहाँ पर नहीं, देखो फिर गड़बड़ कर रहे हैं हम कि ये भी रूट का मॉडिफिकेशन है, सो आंसर तो यही होगा। बट देखिए जरा अभी अभी पढ़ा है, हमारा ब्रेन कितना याद रखता है या हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। टैप रूट में हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, टैप रूट में हमने पढ़ा टर्निप एंड कैरेट, ठीक है, और एडवेंटिशियस में हमने पढ़ा एस्पैरेगस एंड स्वीट पोटैटो। तो नो डाउट स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस से बना है, टर्निप टैप से बना है, बट है तो दोनों रूट का मॉडिफिकेशन। तो यस, उस बेसिस पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। ऐसे तुम्हें याद आना चाहिए बच्चों, अगर क्वेश्चंस करते वक्त तुम इस तरह से कोरिलेट कर रहे हो ना चीज़ों को कि यार ये और कहाँ पढ़ा था, वहाँ पे हमने इससे रिलेटेड क्या पढ़ा था, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है इस तरह की चीज़ें, तो इसका मतलब यू आर एट द वेरी
गुड पेस ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है। आप बहुत अच्छी जगह पर हो, बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, बस थोड़ा फोकस, अटेंशन और पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को अटेंड करना है। आपके बहुत अच्छे फुल मार्क्स भी आ सकते हैं बायो में, आप जब आप इतना कोरिलेट करना सीख जाओगे, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट 2010 में भी आया था इस टॉपिक से क्वेश्चन, विच इज अ ज़ेरोफाइटिक प्लांट, अभी बताया, इन विच स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू, अगेन आ गया देखो, फ्लैट ग्रीन एंड सक्यूलेंट, जिसके अंदर फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, जेल टाइप निकलता है बहुत सारा। तो अभी हमने पढ़ा ओपनशिया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में यूफोरबिया भी एग्जाम्पल होता तो हम उसे चूज नहीं करते बच्चों, क्योंकि यूफोरबिया में भी फाइलोक्लेड होता है बट फ्लैट नहीं होता, यूफोरबिया में सिलिंड्रिकल होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर, आपको ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है। अगर फ्लैटेंड स्टेम पूछा है तो ओपनशिया, और अगर सिलेंड्रिकल स्टेम पूछा है, ऐसा होता है यूफोरबिया, आप चाहे से गूगल पे इसके फोटोज भी देख लेना, यूफोरबिया, ठीक है, तो फिर यूफोरबिया टिक करना है। दोनों का नाम फाइलोक्लेड है बट फाइलोक्लेड की शेप दोनों में अलग अलग है। ओपनशिया में इस तरह से फ्लैटेंड होगा, जबकि यूफोरबिया में सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। डन, आई थिंक यहाँ पर आपके स्टेम के क्वेश्चंस हो गए हैं खत्म, ठीक। तो स्टेम हमने पूरा पढ़ लिया, अब उसका दोबारा वन शॉट तो करने की जरूरत है ही नहीं, अभी क्वेश्चंस कराने से पहले मैंने तुम्हें पूरा टॉपिक समझा दिया। अब आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पर हम, दैट इज लीफ, ठीक है। लीफ के क्वेश्चंस देखते हैं भाई हमारे सामने क्या क्या क्वेश्चंस हैं। इसमें भी लास्ट क्वेश्चन देखो, अब कहीं ऐसा नहीं हो जाए बच्चों तुम सोचो मैम रूट स्टेम लीफ से तो आ ही नहीं रहे लास्ट 4 साल में, बस स्टेम से 2022 में क्वेश्चन था, इसमें से तो 2015 में लास्ट क्वेश्चन था, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में करवा रही हूँ ना मैं तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है, बट वी नेवर से बच्चों, कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी एनसीईआरटी में है। हो सकता है, मुझे लग रहा है इसी बेसिस पर शायद एनसीईआरटी ने ऐसा किया, यार ये क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, तो न्यू एनसीईआरटी में से ये टॉपिक में से फालतू चीज़ें हटा दो, ठीक है। बट फिर अगर हटा दिया तो सिलेबस से भी हटा देता है एनटीए, वहाँ लिख रहा है कि हम मॉडिफिकेशन पूछेंगे तो फिर आपको तो पढ़ने पड़ेंगे ना, ठीक है। सो देखो, अगर आप न्यू एनसीईआरटी में देखोगे तो लीफ का सिर्फ स्ट्रक्चर दे रखा है, वेनेशन के बारे में दे रखा है, एंड टाइप ऑफ लीफ फाइलोटैक्सी देकर लीफ खत्म कर रखा है। जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो एक पैराग्राफ और मिलेगा आपको मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स का, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही मॉडिफिकेशंस पढ़ने होते हैं, ठीक है। बताऊँ लीफ के क्वेश्चंस आपको, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी में पहले मुझे आपको रिवीजन ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही आप क्वेश्चंस कर पाओगे। चलो लीफ को भी देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यार इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ का एक क्वेश्चन है, अच्छा वो इन्फ्लोरेसेंस में, फ्लावर में आया था, ठीक है, हाँ देखो, तो यहाँ पर आपको पहले तो लीफ के बारे में बता रखा है कि जो लीव्स हैं वो आपको पता है नोड्स पर लगती हैं, लीव्स के एक्सिल में, एक्सिल मतलब अगर ये लीफ है बच्चों तो ये लीफ का एक्सिल है, लीफ के एक्सिल में हमेशा एक बड होती है, इसको एक्सिलरी बड कहते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये बड नई लीफ बना दे, नई ब्रांच बना दे, या स्टिप्यूल बना दे, कुछ भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई हो सकती है, बट दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बड, ठीक है। देन लीफ के स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ है नहीं, हमने अच्छे से पढ़ रखा है। एक बार अगर आप देखें तो ये जो लीफ का ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर लीफ लगी हुई है उसको कहते हैं लीफ बेस, ठीक है। इस लीफ बेस से जो स्टॉक निकला हुआ है उसको कहते हैं पिटियोल, और ये जो पूरा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है दिस इज लैमिना या ब्लेड ऑफ द लीफ भी कह सकते हैं इसको आप, क्लियर। देन पिटियोल और लीफ बेस के बीच में यहाँ पर ये जो आपको जैसे स्टिप्यूल दिख रहा है, दिस इज यहाँ पर एक्सिलरी बड होगी, पहले एक्सिलरी बड होगी, फिर वो एक्सिलरी बड कुछ भी काम कर सकती है, मैंने आपको बताया, एंड इट मे मॉडिफाई इनटू स्टिप्यूल। स्टिप्यूल हमेशा नहीं होता लीव्स में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। अगर है तो उसे स्टिप्यूलेटेड लीफ कहते हैं। व्हाट इज स्टिप्यूल? 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये एक दिख रहा है, एक नहीं है, 2 हैं। 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को आप कहते हैं स्टिप्यूल, ठीक है, क्लियर। देन मैंने आपको बहुत अच्छे डायग्राम के थ्रू पल्विनस और शीथिंग लीफ बेस के बारे में बता रखा है कि कई बार क्या होता है, ये जो लीफ बेस है, आप देखना कुछ लीव्स में आप देखेंगे तो लीफ बेस ऐसे नीचे की तरफ से थोड़ा सॉलन होता है ना, गुलमोहर वगैरह में देखा होगा, या जो भी फैबेसी फैमिली लेग्यूम्स जो हैं उनमें आप देखना लीफ बेस सॉलन होता है, ऐसे सॉलन लीफ बेस को पल्विनस कहते हैं। और मोनोकॉट्स में, आप बनाना में देखो जो पत्ती होती है प्लांट पे, वो पत्ती का आपको कभी भी पिटियोल अच्छे से नहीं दिखता, क्योंकि वो जो लीफ है उसका जो लीफ बेस है वो एक शीथ बना लेता है, स्टेम को चारों तरफ से रैप करे रखता है, तो पार्शियली या कंप्लीटली, तो उसको शीथिंग लीफ बेस कहते हैं। शीथ ये आपको हमेशा मिलेगी मोनोकॉट्स में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बनाना, या सीरियल्स में आप देखो वीट की लीफ देख लो, मेज की लीफ देख लो, वो हमेशा स्टेम से चिपकी रहती है और उसको कवर करे रहती हैं, तो दैट इज शीथिंग लीफ बेस, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे, ये मैंने आपको बताई दिया। पिटियोल वगैरह क्या होता है, वेन्स आपको पता है लीव्स को रिजिडिटी देती हैं, वेन्स और वेनलेट्स का नेटवर्क होता है,
ठीक है, एक एक लाइन नहीं पढ़ा रही हूँ मैं पूरी, वो सब हम पढ़ चुके हैं, मेन चीज़ें बता रही हूँ। देन जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं वेनेशन में और फाइलोटैक्सी में, ये दो टर्म्स में कंफ्यूजन रहता है, तो आप ध्यान रखना कैसे याद रखोगे, नाम से ही पता चल रहा है। देखो वेनेशन का मतलब है वेन्स का अरेंजमेंट। अगर आप किसी भी लीफ को देखेंगे और वेन्स का एक नेटवर्क आपको दिख रहा है, ये मेन वेन है, इसको कहते हैं मिडरिब। हमेशा जो सबसे मोटी वाली सेंटर में मेन वेन होती है ना, उसको मिडरिब कहते हैं बच्चों। कहाँ गया, ये रहा मिडरिब, ठीक है, ये आपको दोनों तरह के वेनेशन में मिलेगी मिडरिब। फिर इस मिडरिब से अगर एक नेटवर्क निकला हुआ है वेन्स और वेनलेट्स का पूरे में, तो ये हो गया रेटिकुलेट। मैंने आपको कई बार बताया है, बायो में कहीं भी रेटिकुलम वर्ड आ जाए, रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क, तो अगर वेन्स और वेनलेट्स का नेटवर्क है तो रेटिकुलेट वेनेशन, ये आपको मिलेगा डाइकॉट लीव्स में। जबकि बनाना में, सीरियल्स में आप देखो सारी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, तब हम इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन, ये आपको मिलेगा मोनोकॉट्स में। अब हो सकता है कुछ बच्चों को जब ये पढ़ाया गया तो इनके भी टाइप्स होते हैं बच्चों, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पता नहीं कौन कौन से अलग अलग टाइप के, वो सब अगेन 15 साल पहले पूछे जाते थे क्वेश्चंस, अब नहीं पूछे जाते, तो आपको वो टॉपिक स्किप कर देना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। सो ये दो तरह के वेनेशर, उनके एग्जाम्पल, अगेन इनमें भी एक्सेप्शंस होते हैं बट वो भी अब नहीं पूछे जाते। यू आर वेरी लकी कि आपको बहुत प्रिसाइज सिलेबस में से पढ़ना होता है, वरना 2010 के पहले जब हमने एग्ज़ाम दिया था तब बच्चों कोई लिमिट नहीं थी, कहीं से कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी मतलब कुछ भी पूछ सकते थे, आपका कोई लिमिट नहीं है सिलेबस की, इतना टफ होता था, और प्री और मेंस दो स्टेज में और होता था, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया वेनेशन। और फाइलोटैक्सी में कंफ्यूज क्यों नहीं होना, क्योंकि फाइलो वर्ड का मतलब है लीव्स और टैक्सी वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट, टेक्सेस है ना, ऐसा टेक्सोनॉमी, कहीं भी टेक्सेस आता है अरेंजमेंट के लिए आता है, तो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, यानी अगर आप किसी भी ब्रांच पर लीव्स को देख रहे हो तो वो कैसे अरेंज हैं, दैट इज फाइलोटैक्सी। अगर इस तरह का अरेंजमेंट है जहाँ पर एक नोड पर ये लीफ लगी हुई है, दूसरी नोड पर ऊपर लगी हुई है, फिर एक नोड पर राइट में, नेक्स्ट नोड पर लीफ पर राइट लेफ्ट ऑल्टरनेटिव, तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अगर सेम नोड पे आमने सामने लीफ लगी हुई हैं, एक ही लीफ नोड पे दो लीफ हैं आमने सामने, तो उसे कहते हैं ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। गुआवा में होती है, कैलोट्रोपिस में भी होती है ऑपोजिट, यस। इसके दो एग्जांपल हमेशा याद रखो, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, ठीक है। चाइना रोज तो इस चैप्टर में बहुत जगह है, तो मैंने पढ़ाते वक्त भी कहा था, तुम भी ये काम करना, अपने शॉर्ट नोट्स वाली डायरी में एक बॉक्स बनाओगे चाइना रोज का, और जहाँ जहाँ इस चैप्टर में चाइना रोज का एग्जाम्पल आया वो सारे पॉइंट्स लिख दोगे और उसको रिवाइज करना है आपको, ठीक है। तो चाइना रोज में ऑल्टरनेट हो गया, नॉट ओनली इन चाइना रोज बल्कि मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड ब्रेसिकेसी फैमिली है ना, हाँ वो जो फैमिलीज की लिस्ट है ना उसमें बच्चों ब्रेसिकेसी फैमिली भी ऐड कर लेना, क्योंकि ब्रेसिकेसी फैमिली पुरानी एनसीईआरटी में उसका फ्लोरल डायग्राम है, तो कई बार उस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चाइना, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, तीन एग्जाम्पल आपको अल्टरनेट में ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप देखो एक ही नोड पे चारों तरफ लीव्स का एक चक्र लगा रहता है, तो उसको कहते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, वर्ल्ड यानी चक्र, इसको हॉल नहीं बोलते, इसको वर्ल्ड बोलते हैं, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया, ठीक है। तो फाइलोटैक्सी में आपको डायग्राम बेस्ड भी पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो फाइलोटैक्सी और वेनेशन को मिक्स तो नहीं करोगे। देन टाइप्स ऑफ लीव्स पे जनरली क्वेश्चन नहीं आता, बट ठीक है एनसीईआरटी में है तो एक बार देख लो। एक तो सिंपल लीव्स होती हैं जो तुम देखते हो एक जगह पर एक लीफ, अलग अलग लीव्स, बट अगर लीव्स एक साथ लगी हुई हैं तो अब वो लीफ नहीं है बल्कि इनको लीफलेट्स कहते हैं। ये दो तरह से हो सकते हैं, मतलब इस पूरे को तो कहते हैं कंपाउंड लीफ, एक होती है सिंपल लीफ, एक होती है कंपाउंड लीफ। सब कंपाउंड लीव्स में दो टाइप्स हैं, अगर एक एक्सिस है दैट इज रैकिस और उस पर लीफलेट्स लगे हुए हैं पिन्ना की तरह, तो इसको तो कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जैसे ईयर पिन्ना होते हैं, ठीक है। और अगर मान लो ये पिटियोल है, इस पिटियोल के टिप पर सारी लीव्स एक साथ लगी हुई हैं, जैसे हमारे पाम पर फिंगर्स लगी रहती हैं, उस तरह का अरेंजमेंट अगर है तो इसको कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। ये पाम, ये पिन्ना, और इनके एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में बस वो रट जाना, पिन्ना में नीम, बहुत सारे ये तो तुमने देखे होंगे गार्डन्स में, और पाम में सिल्क कॉटन। ज़्यादा एग्जाम्पल्स में तुम्हें नहीं जाना, बस जो एनसीईआरटी में दिए वही याद रखने हैं, ठीक है। डन है, कंपाउंड लीफ समझ में आ गई। एंड लास्ट मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की अगर हम बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में तुम्हें एक तो मैंने अभी बताया था, देखो कि अनियन और गार्लिक में जो सेंटर वाला पार्ट तुम खाते हो वो तो बल्ब है, और उसके अलावा चारों तरफ जो लेयर्स तुम हटाते हो वो फ्लैशी लीव्स हैं। तो क्या लीव्स भी फूड स्टोर करती हैं? क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहां हम लीव्स को खाते हैं? तो यस,
अनियन एंड गार्लिक, दोनों लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो एक मॉडिफिकेशन तो फ्लैशी लीव्स का हो गया। देन दूसरा मॉडिफिकेशन अभी कई बार बता चुकी मैं तुम्हें, कैक्टस, ओपनशिया, यूफोर्बिया, है ना, इनमें जो स्टेम है वो तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है और देखो पत्तियां किस में बदल गई, कांटों में, तो इन्हें स्पाइन कहते हैं। ये सेकेंड मॉडिफिकेशन हो गया। जैसे अभी हमने स्टेम से टेंड्रिल पढ़े थे, वैसे कुछ प्लांट में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल याद कर लो तुम, तो पी प्लांट है ना, कहाँ गया, इसमें दे रखा होगा स्पाइंस, टेंड्रिल दे नहीं रखा, अच्छा ये रहा ना, पी प्लांट। तो पी प्लांट में भी टेंड्रिल्स होते हैं, बट आप ध्यान से देखना, पी प्लांट का जो टेंड्रिल होगा ना वो बच्चों लीफ के साइड से ओरिजिनेट होगा, या कईयों में तो लीफ के टिप से भी ओरिजिनेट होता है, अलग अलग पी की वैरायटीज होती हैं। तो ऐसा टेंड्रिल लीफ टेंड्रिल कहलाता है। अगर एग्जाम में सिर्फ टेंड्रिल लिखा है तो वो स्टेम की बात कर रहा है, और अगर लीफ टेंड्रिल लिखा हुआ आए तो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, नॉट द स्टेम, ठीक है। डू रिमेंबर, पी को इसमें रखना, बाकी जो बेल हैं, गॉड्स हैं, वाइन्स वगैरह, उनको डाल देना स्टेम टेंड्रिल में, ठीक है। 3 मॉडिफिकेशन तो ये हो गए। चौथा मॉडिफिकेशन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में भी बताया था मैंने तुम्हें, ये रहा, लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये देखो यहाँ है, पिचर प्लांट का नाम है ना, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था वो क्वेश्चन। वीनस फ्लाई ट्रैप, दोबारा इन दोनों के नाम है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में जो स्पेशल मॉडिफिकेशंस आप देखते हैं वो भी लीफ का मॉडिफिकेशन है, 4th हो गया ये, 1 2 3 4, एंड एक ये रहा दिस वन, इसका नाम मैंने आपको लिखवा रखा है, आप लोग लिख लो फाइलोड, क्लैडोड से मिक्स मत कर देना, फाइलोड, लीफ का मॉडिफिकेशन। कुछ प्लांट जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ये बबूल या बेर में से कुछ है, अकेशिया बबूल है शायद, है ना, जो कांटेदार होता है, एंड एक होता है बच्चों पार्किंसोनिया, दोनों अलग अलग हैं, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एंड पार्किंसोनिया। इन दोनों में क्या होता है, इनकी लीव्स बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ठीक है। तो इनका जो पिटियोल होता है ना, पिटियोल, वो एक्सपांड कर जाता है, मतलब तुम्हें देखकर पता नहीं चलेगा, अगर एक प्लांट तुम्हें दिख रहा है और इस तरह का तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है तो तुम्हें तो लगेगा लीफ ही है, बट इसमें पिटियोल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये पहले पिटियोल था और इस पर लीफ लगी हुई थी, लीफ झड़ गई, शॉर्ट लिव्ड थी, तो पिटियोल लीफ के जैसा बन गया। तो अगर पिटियोल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है फॉर डूइंग द फोटोसिंथेसिस, तो ऐसे मॉडिफिकेशन को फाइलोड कहते हैं। फाइलोक्लेड, क्लेडोड एंड फाइलोड, हमेशा तीनों को एक बॉक्स में लिखकर इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख कर रखना, ठीक है। तो ये 5 मॉडिफिकेशन आपके हो गए लीव्स में। अब आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लो। लीव से लगभग आपके लास्ट कुछ ईयर्स में 3 ही क्वेश्चन आए हुए हैं लीव से, ठीक है। क्या क्वेश्चन है एक बार देख भी लेते हैं हम फटाफट से। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने है लीव का कि लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। जब लीफ स्पाइन बना रही है तो उसमें ये रहा ज़ेरोफाइटिक, या तो अपनशिया का नाम होगा, कैक्टस होगा, या यूफॉर्बिया होगा, ठीक है। देन 2013 में भी क्वेश्चन आया था, हाउ मैनी प्लांट, इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े तंग करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। हाउ मैनी प्लांट्स अमंग चाइना रोज, कुछ नाम दिए हैं आपको और पूछा इनमें से किसमें ऑपोजिट फाइलोटैक्सी होती है। अब हमने तो अभी 2 ही नाम देखे थे, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, तो गुआवा एंड कैलोट्रोपिस तो तुम्हें पता है ना। अब इनमें से वो हटा दो जो तुम्हें और भी पता है, जैसे चाइना रोज तुम्हें पता है ऑल्टरनेट है, सनफ्लावर में भी ऑल्टरनेट था और मस्टर्ड में भी ऑल्टरनेट था, 3 देखे थे ना हमने। कौन से एक बार कंफर्म कर लेते हैं, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ठीक है भाई, इनमें भी हमको कंफर्म हो गया, ठीक। एंड नीरियम, चलो ये नीरियम और एल्स्टोनिया में तुम एक काम करो, यहाँ तुम ऐड कर लो बच्चों, एल्स्टोनिया के साथ नीरियम भी ऐड कर लो, इन दोनों में वर्ल्ड फाइलोटैक्सी होती है, ठीक है। तो ये भी दोनों हटा दो, एल्स्टोनिया और नीरियम भी हटा दो। तो कुछ तो हट गए तुम्हारे, कुछ तुम्हें पता थे, एक रह गया ऑसिमम। ऑसिमम है ना, तुलसी का नाम है, ऑसिमम किसका नाम है, तुलसी का नाम है। और अगर तुमने देखा हो बच्चों तो तुलसी में भी अपोजिट फाइलोटैक्सी होती है, आमने सामने वाली होती है, चाहो तो तुम एग्जाम्पल्स में ऐड कर लो, तुलसी में ऑपोजिट होती है, तो इसलिए मुझे तुलसी को भी चूज करना पड़ेगा। तो 3 यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। कर्नाटका में जब 2013 में एग्जाम हुआ था, तुम चाइसेस का पेपर उठा के देख लेना, उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें कुछ थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी था, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा था, बट वो कर्नाटका बोर्ड में पढ़ाते हैं इसलिए उन्होंने क्वेश्चंस में भी पूछा था, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या था लीव से, फाइलोड इज प्रेजेंट इन, तो देखो नाम नहीं था बट मॉडिफिकेशन दे रखा है तो मैंने तुम्हें लिखवा दिया। तो फाइलोड का एग्जांपल हो गया ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, और एक तुम्हें ऐड कर लेना है पार्किंसोनिया, इसमें भी फाइलोड होता है, ठीक है, डन। एंड इसमें क्या पूछा है तुमसे, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन। मान लो हमें ये सब कुछ नहीं पता बट वी नो वर्ल्ड में हमने एल्स्टोनिया पढ़ा है, तो ठीक है, हमें वैसे ही हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। इसमें अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग नहीं लगाना हमें।
तो दिस इज ऑल अबाउट द लीफ। क्लियर? तो यहाँ तक का पार्ट हो गया है हमारा कंप्लीट। अब हमारे पास और टाइम है क्या, आगे कंटिन्यू करें क्या इसको? लेट मी चेक। हाँ बच्चों, तो है अभी हमारे पास, थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेते हैं हम, ठीक है। मॉर्फोलॉजी से अगर हम लास्ट 15 सालों की बात करें तो लगभग 80 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स 80 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमें ख़त्म तो करना ही है। तो अभी तो हमारे 20 ही क्वेश्चंस हुए हैं, थोड़े बहुत और करते हैं जिससे 2 सेशंस में एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए हमारा सेशन, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस आपको पता है कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस में आपको ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं पढ़नी होती, क्या होता है इनफ्लोरेसेंस और कौन से 2 टाइप्स हैं, बस। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे पढ़ाया गया है रेसिमोस साइमोस के भी जो सब टाइप्स होते हैं तो प्लीज़ उन्हें मत पढ़ना, आप अभी खुद देख लेना कि उनसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, 15 साल पहले आते थे, अभी नहीं आए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, ये 2000 कब पूछा गया था ये क्वेश्चन, और इसमें ये लिखने भूल गए क्या, रिसेंटली क्वेश्चन है बच्चों, ये 2024 या 21 से 24 के बीच का क्वेश्चन है, इसमें ईयर मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, बट ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको असर्शन रीजन पूछा गया है। देखो असर्शन में पूछा है, अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem। अगर एनसीईआरटी को कोई बच्चा ध्यान से पढ़कर गया है तो ही उससे ये क्वेश्चन हुआ होगा। इसमें इन्फ्लोरेसेंस में शुरू में आपको बताया है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है, तो सबको पता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली कैसे एक शूट मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में बदलता है, तो उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है कि अगर हम नॉर्मली जब शूट को देखते हैं तो शूट में धीरे धीरे जो नोड्स होती हैं, इंटर नोड्स होती हैं, वो इलोंगेट होती जाती हैं और हर नोड पे ब्रांचेस, लीव्स वगैरह आती जाती हैं। बट अगर शूट की किसी ब्रांच को एक फ्लावर बनाना है, फ्लोरल मेरिस्टम में बदलना है, तो क्या चेंजेस होंगे वो यहाँ बताया है कि इस केस में पहली बात तो इंटर नोड्स डू नॉट इलोंगेट, यानी नोड्स बहुत पास पास कंडेंस रहेंगी। जो स्टेम का एक्सेस है, जो ब्रांच है जहाँ फ्लावर बनाना है, वो ज़्यादा इलोंगेट नहीं होगी, वो कंडेंस रहेगी, ठीक है। लिखा है एक्सेस गेट कंडेंस, इंटर नोड्स डू नॉट इलोंगेट, एंड जो एपेक्स है उसका इट प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब कि मान लो ये एक एक्सेस है, इसको बनाना है तो ये धीरे धीरे कैलिक्स के लिए जो सेपल्स बनती हैं, फिर पेटल्स बनती हैं, है ना, फिर वो एंड्रोशियम के लिए बनता है, फिर गाइनोशियम के लिए बनता है। तो इन ये जिन जिन से बनेंगे उन फ्लोरल पार्ट्स को लेटरली बनाना शुरू कर देगा। दीज फ्लोरल पार्ट्स लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। अब बात समझ रहे हैं कि अगर हम इस ब्रांच की बात करें तो उसको आप थोड़ा और अच्छे से समझो कि यहाँ पर जैसे मान लो ये अलग अलग 4 नोड्स थी, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। अगर इस ब्रांच को नॉर्मल ग्रोथ करनी होती तो हर नोड के बीच की जो इंटर नोड है वो इलोंगेट होती जाती, और ये नोड है ना बहुत दूर दूर चले जाते हैं, ऐसे इधर इधर, ठीक है। और हर नोड पे फिर लीव्स वगैरह आ जाती, जो भी बनाना है इनको ब्रांचेस। लेकिन अगर इसे फ्लावर बनाना है तो पहली बात तो ये कंडेंस रहेगा, इंटर नोड्स इलोंगेट नहीं होंगी, और हर नोड पर एक एक अपेंडेज आएगा। जैसे एक पे कैलिक्स आ गया, एक पे पेटल्स आ गई, एक पे एंड्रोशियम वाले स्ट्रक्चर्स बनने लग गए, एक पे गाइनोशियम कार्पल की तैयारी हो गई, बहुत पास पास है एकदम कंडेंस्ड, और उसी से फिर लेटर ऑन फ्लावर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्लावर का ओरिजिन होता है स्टेम से, और इसी चीज पर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पूछा गया। असर्शन में कहा गया कि फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट वेयर द शूट अपाइकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। यस, बिल्कुल ठीक बात है। रीजन में लिखा है इंटरनोड ऑफ द शूट गेट कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस। जो इंटरनोड्स हैं वो कंडेंस हो गई जिससे फ्लोरल अपेंडेजेस बन सके। कहाँ बने? लेटरली एट सक्सेसिव नोड। कहाँ बने ये अपेंडेजेस? लेटरली बनते गए, सक्सेसिव नोड पे बनते गए। किसकी जगह बने? इंस्टेड ऑफ लीव्स। जहाँ लीव्स बननी चाहिए थी, लीव्स की जगह फ्लोरल अपेंडेजेस बने। तो यस, ये भी बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि इस तरह से फ्लावर बनता है इसीलिए हम कहते हैं कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। तो बिल्कुल ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ऑप्शन 3, ठीक है। क्लियर? तो एनसीईआरटी से इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपको हर एक लाइन पढ़ के जानी है। मान लो किसी बच्चे ने ये पढ़ाई नहीं और इनफ्लोरेसेंस में सीधा बस 2 टाइप्स पढ़ गया, रेसिमोज और साइमोज। लास्ट टाइम पे जब आप रिवीजन करते हैं फास्ट तब तो ठीक है, आप ऊपर ऊपर से इन चीज़ों को पढ़े, बट जिसने 1 बार 2 बार एटलीस्ट एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझ के अच्छे से पढ़ रखा है ना, उसको फिर लास्ट टाइम पे हर लाइन को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है।
टाइप्स में आपको पता है मैंने पढ़ा रखा है, रेसिमोस साइमोस दो तरह के होते हैं। रेसिमोस का मतलब रेस लगाना, रेस लगाने का मतलब एक्सिस भी बढ़ती जाती है और ये जैसे यहाँ देखिए हम एक्सिस भी बढ़ती जाती है और नए फ्लावर आते जाते हैं, फिर एक्सिस बढ़ गई फिर नए फ्लावर आ गए, फिर एक्सिस बढ़ गई नए फ्लावर आ गए, एक्सिस बढ़ गई नए फ्लावर आ गए। तो एक्सिस और फ्लावर के बीच में रेस चल रही है, जस्ट याद रखने के लिए। तो एक्सिस इसीलिए बढ़ पा रही है ना बच्चों, क्योंकि एक्सिस के टिप पर कोई परमानेंट टिश्यू नहीं है, वहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी इस केस में टिप पर कभी भी फ्लावर नहीं मिलेगा, टिप की इनफाइनाइट ग्रोथ होगी और जो फ्लावर्स आ रहे हैं नए वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एक्रोपीटल सक्सेशन। सिंपल सा है रेसिमोस, ठीक है। जबकि अगर हम साइमोस की बात करें तो साइमोस का मतलब है डेफिनेट ग्रोथ का मतलब यहाँ पर क्या होगा, पहले किसी एक्सिस को जितना लंबा होना है वो हो लेगी, फिर उसके टिप पर सबसे पहला फ्लावर आएगा, यानी अब एक्सिस की ग्रोथ नहीं हो सकती, तो एक्सिस की एक डेफिनेट ग्रोथ ही होगी। एंड टिप पर पहला फ्लावर आया है, इसका मतलब यंग फ्लावर अब ऊपर तो आ नहीं सकते, तो जो यंग फ्लावर है वो नीचे की तरफ आएंगे, ये रहे, फिर और नीचे की तरफ आएंगे। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सक्सेशन है, बेसीपीटल, टुवर्ड्स बेस, बेसीपीटल सक्सेशन है। एक्रोपीटल मतलब टुवर्ड्स एपेक्स, ठीक है। तो फ्लावर में दोनों तरह का सक्सेशन हो सकता है, बट आप देखना लीव्स में एक पॉइंट बताने से रह गया था, लीव्स जब भी आती हैं किसी भी ब्रांच पर वो हमेशा एक्रोपीटल ही आती है, नई लीव्स ऊपर की तरफ आती हैं, लीव्स में कभी बेसीपीटल नहीं होता। इनफ्लोरेसेंस में दोनों तरह से हो सकता है, रेसिमोज में रेस लगा रहे हैं तो एक्रोपीटल, और यहाँ पर पहले टिप पर आ रहा है बाद में नीचे आ रहे हैं तो बेसीपीटल, ठीक है। बस आपको यही दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, और इसके एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, तो ज़्यादातर चांसेस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। फैमिलीज़ के थ्रू कुछ पूछ लें तो बात अलग है, ठीक। सो यहाँ पर आपसे पूछा है, देखो वही चीज़ आ गई, यहाँ पे फैमिलीज़ के थ्रू एग्जाम्पल पूछ लिए। अब यहाँ तो हमें नहीं दिए रेसिमोज और साइमोज के एग्जाम्पल, लेकिन जब हम इस चैप्टर में प्लांट फैमिलीज़ पढ़ते हैं बच्चों, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ एनसीईआरटी में ही प्लांट फैमिलीज़ में अगर हम फैबेसी फैमिली की बात करें, मैंने पढ़ाते वक्त तो सब एग्जाम्पल्स आपको लिखवा रखे हैं, अगर हम फैबेसी फैमिली की बात करें तो फैबेसी फैमिली, ये फैबेसी है ना, हाँ पी की, लेग्यूम्स की, तो यहाँ पर रेसिमोस दिया है, तो आप वहाँ भी अपनी एनसीईआरटी में जहाँ भी हम रेसिमोस का डायग्राम देख रहे थे वहाँ साइड में लिख दो लेग्यूम्स या फैबेसी फैमिली, ठीक है। देन अगर हम सोलेनेसी फैमिली देखें बच्चों, तो सोलेनेसी फैमिली में दिया है क्या, यस, सोलेनेसी में कहा है साइमोस, तो साइमोस में लिख दो सोलेनेसी पोटैटो फैमिली। और अगर हम लिलिएसी फैमिली में देखें तो लिलिएसी फैमिली में कहाँ दिया है, फ्लावर में, ये रहा, इधर भी जनरली या तो सॉलिटरी फ्लावर्स होते हैं या फिर साइमोज होता है, ठीक है। तो रेसिमोज में आपको लेग्यूम्स याद रखना है और साइमोज में बाकी दोनों फैमिलीज यानी कौन सी, ये सोलेनेसी एंड लिलिएसी याद रखना है, ठीक है। ब्रेसिकेसी का कोई पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया आपकी बुक में, ब्रेसिकेसी का बच्चों सिर्फ फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ब्रेसिकेसी यानी सरसों की फैमिली, मस्टर्ड की फैमिली, ब्रेसिका, कैम्पेस्टरिस, ये सब, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने अभी देखा कि रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस लेग्यूम्स में होता है, यानी कि फैबेसी फैमिली के मेंबर्स में होता है। तो क्या यहाँ आपको कोई प्रोटीन रिच मेंबर दिख रहा है, यू नो ना, लेग्यूम्स आर रिच इन प्रोटीन, जो सोयाबीन है, बीन्स हैं, पी हैं, पल्सेस हैं, ये सब इसी फैमिली में आते हैं। तो हमें सोयाबीन दिख रहा है तो वी कैन टेक दिस ऑप्शन। बाकी सबकी फैमिलीज आपको पता है क्या, हमेशा मॉर्फोलॉजी में कोशिश करना कि आप जो एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं उनको फैमिलीज के थ्रू याद रखें, तो फटाफट फीचर कोरिलेट हो जाता है। जैसे ब्रिंजल सोलेनेसी में आता है, एलोवेरा लिलिएसी में आता है, भी बताया था, अनियन, गार्लिक, एलोवेरा, ये सब लिलिएसी के मेंबर है। ट्यूलिप भी, ट्यूलिप और ल्यूपिन, ये दो नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं बच्चों, एक तो है ट्यूलिप और एक है ल्यूपाइंस, यही है ना एनसीईआरटी में, एक मिनट रुको जरा मुझे चेक करने दो, तो ल्यूपाइंस है कि क्या है, पी फैमिली में एक नाम है, पी फैमिली में लेग्यूम्स में एक नाम है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में कहाँ गया, ये रहा ल्यूपिन, हाँ सही है ल्यूपिन, ठीक है, ल्यूपाइंस नहीं ल्यूपिन। तो ल्यूपिन जो है वो भी ऑर्नामेंटल, और ट्यूलिप के फ्लावर भी बहुत सुंदर होते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर कि जो ल्यूपिन है, इसकी स्पेलिंग सही कर लेती हूँ, जो ल्यूपिन है ये एल फॉर ल्यूपिन, एल फॉर लेग्यूम्स वाली फैमिली में आता है, और जो ट्यूलिप है बच्चों ये लिलिएसी, अब यहाँ तो कंफ्यूजन भी हो सकता है क्योंकि एल फॉर तो लिलिएसी भी होता है, तो फिर कोई और ट्रिक आप बना लेना। ट्यूलिप जो है वो मोनोकॉट्स की फैमिली यानी लिलिएसी में आता है, और जो ल्यूपिन है वो लेग्यूम्स में आता है, ठीक है। तो ट्यूलिप किस में आया, लिलिएसी में, तो यहाँ तो साइमोस था, तो ये तीनों ऑप्शन हट गए, तो हमें हमारा आंसर मिल गया सोयाबीन, ठीक है। अगेन ऐसा नहीं कहेंगे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन ये है। आगे बढ़ें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इन अ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज यानी लिमिटेड ग्रोथ, तो मेन एक्सिस में क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं, सॉलिटरी फ्लावर तो होगा ही नहीं क्योंकि हम इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं। सॉलिटरी फ्लावर यानी रोज में जैसे होता है एक अकेला फ्लावर लगा हुआ है, इन्फ्लोरेसेंस यानी एक ही एक्सिस पे बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है।
इट हैज अनलिमिटेड ग्रोथ बट लेटरल ब्रांचेस एंड इन द फ्लावर्स। क्या बोला है इसने कि साइमोस की अनलिमिटेड, ये तो वैसे ही गलत हो गया। और लास्ट है इट टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। तो यस, जो एक्सेस है वो लिमिटेड ग्रोथ करती है और उसके टिप पर हमेशा एक फ्लावर आपको मिलेगा। तो ऑप्शन 4 होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, अब अगेन एग्जांपल आ गया। तो अभी अभी हमने देखा, इस चीज को आप लिख लेना बच्चों, रेसिमोस का हमने एग्जांपल देखा, कौन सी फैमिली, फैबेसी फैमिली, यानी लेग्यूम्स में देखा हमने, रेस लगाते हैं। जबकि साइमोस के एग्जाम्पल्स में जो हमारे कोर्स की फैमिलीज है उसमें हमने सोलेनेसी देखा एंड लिलिएसी देखा। ठीक है, तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इसमें से किस में प्रेजेंट होगा। अब उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि कौन किसका मेंबर है। तो जिसने पढ़ रखा है फैमिलीज उसको पता होगा, सोलेनम सोलेनेसी में आता है। वैसे तो तुम्हें यहीं पर अपना आंसर मिल जाएगा, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं बच्चों। सो वी हैव टू रीड ऑल द ऑप्शन। सिसबेनिया और ट्राइफोलियम देखो फैबेसी फैमिली में दिया है। सिसबेनिया ट्राइफोलियम एज अ फॉडर प्लांट यूज होता है, जो कैटल्स है उनको खिलाने के लिए। ठीक है, तो सिसबेनिया और ट्राइफोलियम तो हटा दूं क्योंकि ये तो लेग्यूम्स में आएगा, तो रेसिमोस हो गए। ब्रेसिका हमने पढ़ा नहीं, लेकिन ब्रेसिकेसी फैमिली में भी ये वाला, क्योंकि हमारे सामने 2 ऑप्शन है और हमें पता है इसमें तो साइमोस होता ही है, तो विल गो विद द ऑप्शन 1 दैट इज सोलेनम। ठीक है, क्लियर, इसका मतलब बट ऑब्वियस। ब्रेसिकेसी में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है, ब्रेसिकेसी में भी यही वाला है, साइमोस ही है। ब्रेसिकेसी लिख लो, ऐड कर लो, ब्रेसिकेसी में भी साइमोस है। तीनों जो है इनमें साइमोस और इसमें रेसिमोस। डन। इन सबके एक्सेप्शंस भी होते हैं बच्चों, कहीं कहीं हो सकता है कुछ कुछ तीनों फैमिली में ऐसे प्लांट भी होंगे जहाँ रेसिमोस मिल जाएगा, बट हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो अरे देखो क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग यहीं के यहीं गड़बड़ कर रहे हैं ना। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को हमने ब्रेसिकेसी में लिखा है। अरे भाई साइमोस नहीं, ब्रेसिकेसी में, आपको ब्रेसिकेसी को आपको लिखना है रेसिमोस में। वेरी सॉरी, इसको करेक्ट कर लो, ब्रेसिकेसी ना। अगर साइमोस ब्रेसिकेसी में होता तो फिर इसका आंसर ब्रेसिका भी हो जाता। ठीक है, तो प्लीज करेक्ट इट। तो यानी हमारे कोर्स में जो 4 फैमिलीज हैं उनमें से फैबेसी यानी लेग्यूम्स में रेसिमोस है और ब्रेसिकेसी में भी रेसिमोस है। ठीक है, जबकि सोलेनेसी एंड सीलिएसी में हो जाएगा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इन्फ्लोरेसेंस तक के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। तो आई थिंक हम यहीं पर आज का सेशन कंप्लीट करते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि फ्लावर का जो टॉपिक है वो पूरा अपने आप में, आप देखेंगे यहाँ पर फ्लावर में से ना बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, मैं भी आगे देख रही थी, तो इसमें लगभग 20-40 क्वेश्चंस, जो 20 नहीं 30, लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस आप मान के चलो फ्लावर टॉपिक से आए हैं लास्ट 15 सालों में। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम पूरा एक साथ करेंगे, बट आप थोड़ा सा उसके लिए पढ़ के आना, क्योंकि फ्लावर के साथ ना फैमिलीज को कोरिलेट करके पढ़ेंगे हम। जो प्लांट फैमिलीज हैं आपके कोर्स में, जिन्होंने मेरा सेशन देख रखा है, वेल एंड गुड, नहीं देख रखा तो प्लीज़ एटलीस्ट जो प्लांट फैमिलीज वाला सेशन है मेरा प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में, जिसमें मैंने आपको ब्रेसिकेसी पढ़ा रखा है, सोलेनेसी, लिलिएसी, फैबेसी, इनको बहुत ही अलग तरीके से रिवाइज करके पढ़ा रखा है, उसको देख लेना, जिससे आपसे फ्लावर टॉपिक के क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फ्लावर के क्वेश्चंस के साथ। प्लीज़ पढ़ के आना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। गुड बाय।